अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू वन एंड ओनली लॉजिक्स वाला। हाँ भाई शहजादो, कैसे हो? कैसा लगा है पीएमडीसी का फिजिक्स का सिलेबस? जख्मों में मैं नमक नहीं छिड़कने आया, वो नमक तो पहले का छिड़क चुका है। मैं आपके जख्मों की एक मरहम बन के आया हूँ। कैसे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पता है कि आप लोगों को जो वेक्टर्स चैप्टर जिस तरह का लगता है ना, वो मुझे एग्जैक्ट फीलिंग पता है आपको कैसा लगता है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लेक्चर सुनने के बाद वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट्स मसले ख़त्म हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स तगड़े हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। देखो, सबसे पहली चीज़, जब आप किसी एमसीक्यूज को देखते हो ना, पैनिक नहीं करना। वेक्टर्स में सबसे बड़ी चीज़ ये यूज़ होगी। ये तो आपको मैं कहता हूँ हर चैप्टर में, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका यूजेज अब होगा। जब अटक भी जाओ ना, मैं आपके सामने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, और मैं गारंटी दे दूं इन चीज़ की कि आप देखोगे कि अगर मैं अटक भी गया ना, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं पैनिक नहीं होऊंगा। मैं कहूंगा यार हाँ ना, सॉल्व करते हैं इसको। अपने आप को ना जरा जीनियस फील कराया करो जब आप एमसीक्यूज कर रहे होते हो। सॉल्यूशन की तरफ आ जाओगे। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का टॉपिक। वेक्टर्स का टॉपिक, सबसे पहली चीज मैंने लिख दिया वेक्टर। वेक्टर है क्या? देखो, फिजिकल क्वांटिटी है ये मुझे पता है। स्केलर वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी को ही कहते हैं कि भाई ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है। तो वेक्टर है एक फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसकी वैल्यू पता करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। डायरेक्शन की कैसे सर? एग्जांपल दूंगा, छोड़ दो, मेरा काम है वो। दो चीजों की जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इतनी समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, मैं कहता हूं कि एक वेलोसिटी वेक्टर है ना। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है ना, वेक्टर है सर, ठीक है। मैं कहता हूं फोर्स कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, दोनों चीजें सेम है। एक भी चीज चेंज हो गई, फिजिकल क्वांटिटी जो कि वेक्टर यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं वो चेंज हो जाएगी। मैं कहता हूं सर्कुलर मोशन में, मैं कहता हूं सर्कुलर मोशन में, ये देखो एग्जांपल बनाता हूं। सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर मोशन है, ये स्टोन यहां पे है, पहले इसकी डायरेक्शन यहां पे है, वेलोसिटी का वेक्टर उधर है, मैग्नीट्यूड सेम है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है ये, 10 मीटर पर सेकंड। मैं कहता हूं ये अब यहां पे आ गया है, 10 मीटर पर सेकंड ही है। ओ शहजादे, क्या डायरेक्शन सेम है? नो, डायरेक्शन पहले ये वाली है, अब यहां पे इधर को पॉइंट कर रहा है। फिर मैं कहता हूं इधर, अब ये नीचे को पॉइंट कर रहा है अभी भी 10 मीटर पर सेकंड, है अभी भी 10 मीटर पर सेकंड, है अभी भी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। एमसीक्यू आ जाए, वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही है कि सेम है? आप बोलोगे नॉट कांस्टेंट भाई, चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। डायरेक्शन भी देखनी, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अच्छा, अगर वो एमसीक्यू बोले मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाँ वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। देख रहे हो कहां पे टारगेट करता है आपको पीएमडीसी? अच्छा आ जाओ, छोड़ो इसको। कैसे डायरेक्शन से? कैसे? क्यों डायरेक्शन क्यों चाहिए सर? नहीं, तसल्ली नहीं मिल रही। आ जाओ, ये देखो, ये जमीन है, ये जमीन है। इस जमीन के ऊपर मेरे पास एक, समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो, क्या क्या करें? समझ लो बॉक्स पड़ा हुआ है, एक बॉक्स पड़ा हुआ है। चलो, ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है। अच्छा, जमीन फ्लैट, उसके ऊपर एक बॉक्स पड़ा हुआ है। देखो, सपोज करो कोई इसको यहां से फोर्स लगाता है, इधर को यहां से फोर्स लगाता है, ये एफ। मैंने बोला फोर्स वेक्टर है, और चलो कैसे है वो मैं बताता हूं, लेकिन है वेक्टर। वेक्टर की एक आदत है, उसके ऊपर उसको एरो से प्रेजेंट करते हैं। अगर एरो नहीं डालना तो इसको बोल्ड करके लिखो। ओके, अच्छा अच्छा, देखो
अब ना ये फोर्स यहां पे लगने की वजह से ये क्या होगा, अगर फोर्स सारी की सारी ऐसे ना लगती, बिल्कुल ऐसे लगती, बिल्कुल यहां पर लगती हॉरिजॉन्टल, तो बॉक्स ने मूव तो करना था, लेकिन क्या बॉक्स ने ऊपर जाना था? नहीं भाई, मैं एक चीज को यहां से पुल कर रहा हूं, हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा हूं, तो वो भाई इधर ही आएगी। चीज पड़ी हुई है, मैं उसको ऊपर को उठा रहा हूं और ऐसे स्लैंटिंग उठा रहा हूं, तो आगे भी आएगी लेकिन साथ ऊपर भी आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अब इस बॉक्स को स्लैंटिंग फोर्स लगी, मतलब इधर को जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 40 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, ये 40 न्यूटन की फोर्स थी। सवाल ये है यहां पे जो जाएगी वो कितनी फोर्स के इन्फ्लुएंस में जाएगी? क्या 40 न्यूटन ही इसको एक्सेलरेट करवाएगा यहां पे? नो, बिकॉज सारे का सारा इधर नहीं है, सारे का सारा इधर नहीं है, तो उसका कुछ हिस्सा, वो हिस्सा कितना है छोड़ो उसे, छोड़ो उसे, मैं इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूं। हिस्सा कितना है मैं कह रहा हूं, लीव इट, छोड़ दो उसको। इतनी फोर्स के साथ इसको, अच्छा अब इधर मूव तो करना है ना उसने, लेकिन वो कितनी फोर्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेट करेगा? ये वाली के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये आपको याद हो गई। सपोज करो ये बक्से की जगह आप थे, अब मुझे कोई ऊपर से खींच रहा है, स्लंटिंग खींच रहा है, ठीक है, मैं अब इधर भी जा रहा हूं और ऊपर भी जाऊंगा ना, ऐसी है, लेकिन मैं भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा। जब मैं इधर जा रहा हूंगा ना, मतलब खींच मुझे वो ऐसी रहा है, तो जब मैं साथ साथ इधर जाऊंगा तो एक फोर्स मुझे फील होगी, अच्छा यार ये वाली ताकत की फोर्स लग रही है। आपको आपका छोटा भाई धक्का देता है और ऊपर से एक पहलवान धक्का दे, फर्क पता लग जाएगा ना? हाँ, अब मुझे एक पता लगा, चलो ठीक है, मैं अगर इस डायरेक्शन में भी साथ साथ जा रहा हूँ ना, तो इतनी फोर्स के जा रहा हूँ, इतनी स्पीड से, ऐसे एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ऊपर भी जा रहा हूँ और साथ उनके फोर्स ऐसे लग रही है। अच्छा, पता लग गई वैल्यू। मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं पता क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, मैंने कहा देख, मैं पहले ऐसे लगा रहा था, नहीं अब मैं ऐसे नहीं करता, पहले ये वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल ये बना रहा था थीटा, अब मैं करता हूं नहीं, थोड़ा सा इसको और एंगल बना इसका, ये अच्छा वेक्टर है ना फोर्स, ये वेक्टर था, मैंने कहा भाई देख, उसका मैग्नीट्यूड नहीं छेड़ना, 40 न्यूटन पहले थी, अब भी 40 न्यूटन ही लगा, अब भी 40 न्यूटन ही लगा, लेकिन क्या एंगल सेम है? अब हॉरिजॉन्टल के साथ एक्सिस, एक्सिस के साथ ये एंगल है थीटा। अच्छा, मूव तो मैंने अभी भी ऊपर भी करना है, इधर भी जाना है। अब जब मैं इधर जाऊंगा ना, अब जब मैं इधर जाऊंगा तो मुझे फील होगा यार पहले जो मुझे ताकत लग रही थी ना, अब उससे कम ताकत लग रही है, मुझे कोई कम एनर्जी से जान लगा के मुझे धक्का दे रहा है उधर है। तूने तो सिर्फ इसका डायरेक्शन बदली, तो डायरेक्शन बदलने से तुझे, जब तू यहां पे भी साथ साथ जा रहा था, ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा साथ साथ, लेकिन जब तू यहां पे जा रहा था, अब तुझे लग रहा है कि यार अब कम ताकत लगा रहा है कोई इधर जाने के लिए, हॉरिजॉन्टल जाने के लिए कोई कम ताकत लगा रहा है, लेकिन अब ऊपर जाने के लिए कोई ज्यादा ताकत लगा रहा है पहले की निस्बत। वैल्यू में वो जो इधर हॉरिजॉन्टल जाने में फर्क आया, सिर्फ डायरेक्शन बदली, पहले इधर पॉइंट कर रहा था, अब थोड़ा सा ऐसे पॉइंट कर रहा है, डायरेक्शन बदली, तो उधर जाते हुए कि जो मुझे कोई धक्का लगा रहा था, मुझे पता लग गया अब कम लगा रहा है कोई, लेकिन अब ऊपर कोई ज्यादा एनर्जी से खींच रहा है। डायरेक्शन बदलने से मेरे पास इंफ्लुएंस आया, अब मैं तो वैसे देख रहा हूं, तो क्या डायरेक्शन अगर मुझे नहीं पता, क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं? क्या मैं फोर्स निकाल सकता हूं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के लिए, वर्टिकल के लिए निकाल सकता हूं? नो, वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। हाँ भाई शहजादे समझ आई, दुनिया का जो भी वेक्टर ले आओ इस इन्फ्लुएंस पे पूरा उतरेगा, इस क्राइटेरिया पे। आगे मजीद टाइप्स आती हैं, फेजर, वो सारी चीजें वो आप अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ोगे बल्कि, ओके, टेंसर क्वांटिटीज होती हैं कुछ। शहजादे समझ आई है कि नहीं आई? अब मैं तुम्हें कुछ और एग्जांपल देता हूं, तुम्हें ना कुछ समझ लग गई है, अब तुम्हारी में एक्चुअल बेस बन गई है। एक और एग्जांपल देता हूं अच्छी वाली, जरा तगड़ी किस्म की। अच्छा ये देखो, मैं पकड़ता हूं स्पाइडर, ये मेरे पास स्पाइडर है, ठीक है,
स्पाइडर है, मैं इसको यहां से ये किसी रस्सी से बांधता हूं। अब स्पाइडर में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं यार रस्सी ऐसे है, यहां पे रस्सी बांधी हुई है ये, ठीक है, रस्सी ऐसे है, स्पाइडर यहां पे है, ना पीछे को जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, इधर अटका हुआ है ये कैसे? मुझे पता लगता है हो ऐसे रहा है कि इस डायरेक्शन में विंड फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ विंड, अच्छा, और बिल्कुल नीचे इसके वेट की फोर्स है तो ठीक है ना, इधर विंड लगा रही है और इधर नीचे को फोर्स लग रही है, ये यहां पे कैसे फिक्स है? ये यहां पे कैसे फिक्स है? और ये जो रस्सी के साथ है, रस्सी का अंदर तनाव होता है ना, उसके फाइबर्स होते हैं, फाइबर रस्सी, आपने फाइबर जुड़े हैं, जोड़ के रस्सी बनी हुई है एक, तो क्या फाइबर टूट जाएंगे? एक हद तक चलो, अगर मैं बहुत ज्यादा कोई यहाँ पे कोई पता नहीं इतनी ज्यादा ईंटें बांध दूं स्पाइडर की जगह, चलो टूट जाएगी वो, लेकिन अभी तो जुड़ी हुई है ना, तो एक हद तक कोई टेंशन होती है ना, टेंशन तो है ना इसके अंदर, टेंशन है कि नहीं है? अच्छा देखो, अब जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा हो ना, फॉर एग्जांपल ये था, आपने बिल्कुल उसकी ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आपने बनाना होता है एक्सिस, एक ऐसे एक ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं कहता ये एक स्लोप है, यहां पर ये गाड़ी है, मैं कहता हूं इसका एक्सिस कैसे बनेगा? क्या ऐसे ऐसे बनेगा? ओ भाई नहीं, ओरिएंटेशन देख ऑब्जेक्ट की क्या है, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये स्पाइडर है मेरे पास, स्पाइडर का मसला नहीं है, जो चीजें जिनकी शेप थोड़ी इतनी सिमेट्रिकल ना हो ना, उनमें देखने की जरूरत, उनमें ऐसे सीधा लगाओगे अब आप, ठीक है। अच्छा, ये मैं सीधा लगाता हूं बिल्कुल ऐसे, ये ऐसे और ऐसे लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कर लो, देखो, अच्छा देखो एक चीज, जब मैंने फोर्स इस बक्से पे स्लैंटिंग लगाई थी, कुछ एंगल के साथ लगाई थी, तो वो एक फोर्स अपना इन्फ्लुएंस क्या सिर्फ छोड़ो इसको भी, वो फोर्स, अकेली फोर्स, क्या उसको आगे भी और ऊपर को भी मूव नहीं करवा रही थी? मुझे बताओ। अच्छा, मतलब इस फोर्स का ना कुछ असर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होगा, वर्टिकल में भी होगा। अच्छा, मतलब अच्छा, अगर ये फोर्स कोई एंगल ना बनाती, सारी की सारी फोर्स ऐसे लगती ये बक्से पे, मुझे सिर्फ ये बताओ उसका असर क्या ऊपर वाली डायरेक्शन में होता? नो, नहीं होता। सारा का सारा असर, अब 40 न्यूटन का असर कहां पे होता? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हां, पहले चलो कम था हॉरिजॉन्टल में, लेकिन उसका फिर कुछ जो हिस्सा बच गया था वो वर्टिकल में था। 40 न्यूटन में से कुछ इधर आ गया, कुछ ऊपर चला गया वर्टिकल पे। अब 40 का 40 हॉरिजॉन्टल, 9 वर्टिकल। अच्छा, मैं कहता हूं अगर ये 40 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगती सारी की सारी, तो 40 की 40 न्यूटन फोर्स उसको सिर्फ ऊपर उठाती, ना वो राइट को मूव करता ना वो लेफ्ट को मूव करता। करेक्ट, समझ आ गई सर, डन। आ जाओ अब इधर, मैं कह रहा हूं ये एक्सिस बनाने हैं, स्पाइडर के एक्सिस क्या है? ऐसे ऐसे, 3 फोर्सेस लग रही हैं, 3 फोर्सेस लग रही हैं स्पाइडर पे, एक बिल्कुल एक्स एक्सिस पे, मतलब विंड, पहले एक्सिस बनाओ ऑब्जेक्ट के, पहले ऑब्जेक्ट के एक्सिस बनाओ। मैं क्यों कह रहा हूं तुम इस वाली प्रॉब्लम में गलतियां करोगे, दैट्स व्हाई मैं जो बोल रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। सारी की सारी फोर्स इधर लगाओ, लग गई। क्या विंड वाली, देखो ना विंड आ रही है, वहां से आंधी आ रही है, आंधी जब लगती है मेरे पे तो मैं उधर जाऊंगा ना, लग रही है स्पाइडर पे एग्जैक्ट ये फोर्स, क्या इस विंड का असर वर्टिकल डायरेक्शन में है? क्या ये स्पाइडर को ऊपर उठा पाएगा? नो। ओके, वेट की फोर्स बिल्कुल वर्टिकल, मैंने एक्सिस बनाए हुए हैं स्पाइडर के एक्सिस बनाए हुए हैं ऐसे ऐसे, वेट बिल्कुल नीचे,
क्या इसका कोई इंफ्लुएंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? नो। गॉट इट। अब 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 सुनो जरा, सुनो 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 जरा, सुनो जरा। क्या टेंशन की फोर्स के दो असर बनते हैं? बनते हैं। अब देखो करना क्या होता है। अब तुम्हें पता लग गया कि यार ये स्पाइडर का जो एक्सिस था ना, उसके किसी एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा। ओके सुनो जरा, क्या करना है, बना ले कंपोनेंट्स। अब जहां पे एरो डायरेक्ट है ना, वहां से एक बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में, अगर एरो यहां पे डायरेक्ट है तो उसी डायरेक्शन में आप एक उसकी बेस पे बनाओगे ऐसे, एक उसके बिल्कुल ऐसे बनाओगे। सुनो जरा, आप सुनो जरा, सुनो सुनो। अब देखो, वेट लग रही थी नीचे, टेंशन का कुछ हिस्सा भी लग रहा है ऊपर को, एक वेक्टर स्पाइडर को नीचे खींच रहा है। एक फोर्स, टेंशन भी फोर्स है, एक फोर्स जो कि टेंशन का कंपोनेंट है, चलो कंपोनेंट छोड़ो ना, टेंशन का एक वर्टिकल असर रखने वाला हिस्सा ऊपर को लग रहा है। अगर वो हिस्सा उतनी ही फोर्स का हो जाए, उतने ही मैग्नीट्यूड का हो जाए जितना वेट है, क्या ये वेट और ये कैंसिल हो जाएंगे? मुझे 5 न्यूटन की फोर्स से पकड़ के कोई इधर खींच रहा है, कोई मुझे 5 न्यूटन की फोर्स से इधर खींच रहा है, मैं तो इधर ही रहूंगा। वो जितनी उसने जान लगाई उतनी उसने लगा दी, मैं इधर चिल कर रहा हूं। हाँ चलो ठीक है सर, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, बिकॉज वेट की फोर्स और वो वाली कैंसिल हो गई। अगर अगर टेंशन का हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा भी तो है ना, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एक्चुअल फोर्स लग रही थी उस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वाला भी है। अगर इसका मैग्नीट्यूड इस मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाए, ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्या विंड और ये भी कैंसिल हो जाएगा? हो गया। कोई बची फोर्स? अब सारी फोर्सेस खत्म। इस फोर्स को मैंने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया ना, जब मैंने इसको डिवाइड कर लिया टुकड़ों में, जब मैंने इसको टुकड़ों में डिवाइड किया ना, तो अब बेशक मैं यहां से हटा दूं ये, क्योंकि मैंने उसको उसके टुकड़े बना लिए। जो हिस्सा उसका यहां पे लगा रहा था, जो हिस्सा उसका यहां पे ऐसे डाल रहा था, तभी मेरे पास स्पाइडर मुझे यहां पे लटका हुआ दिख रहा था। ओके, बात करनी थी मैंने कि भाई देख, भाई देख, समझ आ गई? बड़ी जबरदस्त समझ आई है। टेंशन फोर्स थी, वेक्टर, कोई एंगल बना रहा था अलोंग द एक्सिस नहीं था। तो इसके जो मैंने टुकड़े बनाए ना, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इसको कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स हैं यहां पे। ओके सर, जबरदस्त, समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। बात यहां पे ये आती है, बात यहां पे ये आती है कि देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर ये मेरे पास 20 न्यूटन है, ये भी 20 न्यूटन था, तो टेंशन कितनी होगी? टेंशन 20 न्यूटन होगी। ओ भाई नहीं, टेंशन के हिस्से 20 न्यूटन होंगे। विंड वाले की ऑपोजिट वाला हिस्सा भी 20 न्यूटन होगा। समझ आई कि नहीं आई? समझ आई है कि नहीं आई? हाँ अभी शहजादे, आई है कि नहीं? अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो एंगल फिर दूसरे को छोड़ दो, कॉम्प्लेक्स है, बस मैं तो अभी तुम इतना समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाना, छोड़ दो, इसमें कुछ चीजें हैं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मुझे आगे कोई बच्चा ये बताया सर आपने यहाँ पे ये बताया लेकिन ऐसे होता है, मैं कह रहा हूँ चुप कर जाओ, मैं खुद नहीं बता रहा अभी कुछ, मैं खुद सीक्वेंस से लेके जाऊंगा। ओके अच्छा, तो टेंशन की फोर्स असल में ज्यादा होगी तभी तो कुछ हिस्से दे रही है वो अपने। ओके 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 सर, जबरदस्त, समझ आ गई। आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ। अब देखो, सपोज करो कि टेंशन ना लग ही नहीं रही थी, और लेकिन ये लग रहे थे, एक ऊपर लग रहा था ऐसे, कैसे लग रहा था? सस्पेंडेड, तो अभी भी मुझे यहां पे दिखेगा स्टिल। एक चीज, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जितनी मर्जी फोर्सेस लगें, लेकिन सारी फोर्सेस, नेट फोर्स अगर सारा कुछ करके जीरो ही लग रही है ना, कैंसिल हो गई सारी, जीरो बच गया ना इस बेचारे पे, उसको कहते हैं वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है। समझ आई? ऑब्जेक्ट एक होता है सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम, कि पूरे सिस्टम में तीन सारी चीजें हैं, तीन चार चीजें हैं, उन पे सारी फोर्सेस लग रही हैं, सारों को ऐड कर दी, उनका सम जीरो होना।
वो लहदा चीज है, उसको छोड़ दो। सही है। अच्छा, अब सपोज करो ये टेंशन की फोर्स नहीं थी बल्कि हिस्से थे। फॉर एग्जाम्पल टेंशन की फोर्स थी नहीं, सपोज करो रस्सी से जोड़ा ही नहीं हुआ था, विंड इधर खींच रही थी, वेट इधर खींच रहा था, एक अकबर बंदा था, अकबर अकबर ऊपर खींच रहा था, एक अली बंदा था वो ऐसे खींच रहा था, रस्सी थी ही नहीं, अभी भी इधर ही रुकना था उसने इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि वो कैंसिलेशन में वैसे ही होगा ना। अब सपोज करो अकबर और अली नहीं खींचते, मतलब ये दोनों फोर्सेस गई, मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ एक टेंशन दे देता हूं यहां पे, यही वाली टेंशन जो बनाई हुई है मैंने, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर्स जो कि एक से ज्यादा हैं, उन सारों की जगह एक ही वेक्टर ऐसा बना दो जो उन दोनों का काम पूरा कर दे। आप देखो मैंने जो पढ़ाना है बुक से बाहर मैंने कुछ नहीं पढ़ाना, बुक का पढ़ाऊंगा। आपकी बुक लाइन है शहजादे, बुक लाइन क्या है, सिंगल वेक्टर। अब मैंने अपने मोबाइल के नोट्स मेरे ही है ना, मैंने बनाए हैं सारे नोट्स ये, तो मैं ऑब्वियसली आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अ सिंगल वेक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, अ सिंगल वेक्टर टेंशन वेक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल दोज इफेक्ट्स अलोन which separate original vectors were producing। कोई रोला? अब जब बुक पढ़ोगे रट्टा लगाओगे कि मेरी बातें याद आएंगी, करेक्ट, ओके। लेकिन कंडीशन है शहजादे, कंडीशन है कि जो वेक्टर्स जिसको उसने रिप्लेस किया है एक ही वेक्टर ने, वो सारे वेक्टर्स एक ही नेचर के होने चाहिए। मतलब अगर ये फोर्स, अकबर फोर्स लगा रहा था, अली फोर्स लगा रहा था, तो जो एक वेक्टर मैंने से रिप्लेस, जो मैंने एक वेक्टर अभी लगाना है जो रिप्लेस करेगा दोनों को, वो भी फोर्स का होना चाहिए। ऐ नहीं करना कि वो वेलोसिटी दिला दो, और नहीं भाई सेम नेचर ऑफ वेक्टर। आपकी बुक लाइन, अगेन बुक लाइन है ये, क्या आप रट्टा लगाओगे कि मेरी बातें याद आएंगी? जबरदस्त। अच्छा, एक और चीज है, ये तो था रिजल्टेंट की प्रॉपर्टी, रिजल्टेंट की खासी, रिजल्टेंट सर लिया नया लफ्ज, नया लफ्ज, हाँ जी, ऐसा वेक्टर जो दो ओरिजिनल लेटर्स का की जगह अकेला ही काफी हो जाए, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। जबरदस्त 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 जबरदस्त। तो सर कंपोनेंट, कंपोनेंट तो ये है ना असर रखने वाले, जो उसके असरात हैं उस रिजल्टेंट के असरात एक्सिस की तरफ, मुख्तलिफ एक्सिस की तरफ। अच्छा, बुक लाइन पता क्या है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट की बात कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यू, वो वैल्यू जो असर डाले इन अ गिवन डायरेक्शन, उसे कंपोनेंट कहते हैं। मैं अब दो कंपोनेंट्स हैं इसके, एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर का वो इफेक्टिव वैल्यू जो एक्स एक्सिस की तरफ असर डाल रहा है, कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वेक्टर होगा वो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये वो ऐसे कैसा कंपोनेंट जो वर्टिकल में इन्फ्लुएंस डाले, वो इफेक्टिव वैल्यू इसकी इसकी इफेक्टिव वैल्यू जो यहां पे इस डायरेक्शन के लोग अपने असर डाले, दैट इज अ कंपोनेंट वेक्टर। समझ आ गई सर, समझ आ गई, ओके, जबरदस्त। हो ओके बच्चे 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 शहजादे बच्चे, एमडी कैट तुम्हारा हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से। तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है ना, तुम्हारा एमडी कैट हो जाएगा अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से। होता है ना कि जो इंसान का लॉस होना वो उसकी अपनी वजह से है, लेकिन जो उस इंसान के साथ अच्छा हो रहा है ना वो खुदा की वजह से। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए तभी, ओके। अच्छा, हाँ शहजादे मैं तुम्हें बताने लगा था, आ जाओ भी शहजादे, ये देखो, अब यही तो असल चीज है, यही तो असल चीज है। फू 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 फू, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये देखो, ये बना दिया, ये बना दिया, मेरे पास यहां पे ओरिजिन पे बक्सा ही पड़ा हुआ है, बक्सा 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 बक्सा, इसके अंदर एटम बम है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, मैं कहता हूं हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, अब देखो ना ये बक्से के एक्सिस बना ली, जैसे मैंने स्पाइडर के एक्सिस बनाए, ऐसे मैंने इस गाड़ी के एक्सिस बनाए, ठीक है। अच्छा देखो, मैं कहता हूं ये 30 डिग्री,
क्या 30 डिग्री सर जी? और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पड़ी है ना सर्कुलर मोशन में। एक एक्सिस है, मैं जितना उससे दूर जा रहा हूँ 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। ये उस एक्सिस के 180 डिग्री, 270, 360। आ जाओ इधर। अब देखो 30 डिग्री पे मैं फोर्स लगाता हूं, कोई वेक्टर होगा, फोर्स नहीं, हम वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर। हो सकता था ए फोर्स होता, तो भाई ए वेक्टर ना, बस चुप कर जाओ बस। अच्छा अच्छा, मैंने कहा इसके दो तरफ असरात होंगे, एक इस एक्सिस पे, एक इस एक्सिस पे। चलो अगर सारा का सारा हॉरिजॉन्टल पे ही होता ना, तो सारा असर हॉरिजॉन्टल पे निकलता, इधर कुछ नहीं होना था, वो सारा मैंने आपको समझा दिया यहां पे। अच्छा देखो, अब जिस एक मेरे लफ्जों, मेरे जो मुंह से बात लगी ना, याद कर लो, याद कर लो। जिस एक्सिस के साथ, एक्सिस बनाते हैं ना, एक्सिस बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, जिस एक्सिस के साथ वेक्टर एंगल का तुमने रेफरेंस लिया हो, मैं ये भी तो कह सकता हूं ना कि वर्टिकल के साथ भी एंगल बना रहा है, लेकिन क्वेश्चन में जहां पे थीटा, थीटा कहते हैं एंगल को, थीटा जिस एक्सिस के रेफरेंस में दिया हो, जिस एक्सिस के साथ थीटा दिया हो, उसको लेते हैं हमेशा, हमेशा उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, उस वेक्टर का, उस वेक्टर के दो असरात है ना, एक वर्टिकल पे, एक हॉरिजॉन्टल में, उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल वाला असर, ये लो। ए हॉरिजॉन्टल वाला असर किस तरह लिखते हैं? कोस थीटा। समझ आई? थीटा वाला जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाया हो, लेकिन दूसरा असर भी तो है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, ये लो। अब ये कहां तक आपने वेक्टर बनाना है? जहां तक इसका हेड जा रहा है। अब ऊपर भी अगर मैं बनाऊंगा तो मैं ये यहां तक बनाऊंगा, ये। अच्छा, तो ये वाला कौन सा होगा? उस वेक्टर का, उस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, मुझे सिर्फ चीज बताओ। फॉर एग्जाम्पल ये जो फोर्स है ना, कितनी थी? 40 न्यूटन। मैं इसको 40 न्यूटन ले लेता हूं, ये लो 40 न्यूटन। अब ये देखो थीटा कितना है? 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री। मैंने निकालना है इस 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन में से कितना हिस्सा ऐसा है, 40 न्यूटन में से कितना हिस्सा ऐसा है जो हॉरिजॉन्टल वाली डायरेक्शन में इन्वॉल्व है। मैं करूंगा ए, ये सारे का सारा 40 न्यूटन वाला लेना है, 40। मैंने कहा था उस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल, तो पहले वेक्टर की वैल्यू डाल, पहले जो ओरिजिनल वेक्टर था 40, रिजल्टेंट वेक्टर 40। थीटा कितना? 30, कोस 30 लेना है, जो कि √3/2 होता है। ये 40 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा 20, मतलब 20 √3 न्यूटन। 40 में से 20 √3 न्यूटन इधर लगेगा। अच्छा, करेक्ट, ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। अच्छा, ए साइन थीटा, ए कितना है? 40। ओके, वेक्टर का वर्टिकल 40 साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा तो यही लेगा ना तू, थीटा क्वेश्चन में ये है 30 डिग्री भाई, लेकिन अब तूने 30 डिग्री का साइन लेना है, कोस नहीं लेना। साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 मतलब ये आ जाएगा 20 न्यूटन। हाँ भी शादी समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर, जबरदस्त। 20 √3, 20 √3, एक मिनट ज़रा, अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पे √3 की वैल्यू याद रखनी होती है आपने, वो रख लो याद, मैं अभी निकाल के बता देता हूँ आपको। √3 होता है 1.732, 1.732 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 1.732 को 1.73, सॉरी 1.7, हाँ 3 को मल्टीप्लाई करो 20 से, ये बनता है 34.6। क्या बनता है? 34.6, 34.6। अच्छा अब देखो 34.6 न्यूटन इधर, 20 न्यूटन इधर,
हैं सर ये तो 40 न्यूटन से भी ज़्यादा बन रहा है। ये चीज़ अब ये चीज़ देखो ना, अलजबरिक सम नहीं है ये, वेक्टर सम है, एंगल्स का आया। अच्छा ये छोड़ दो अब आप, इसकी आपने ना सोचना है ऐसा क्यों है। 40 न्यूटन हम इधर लगा रहे हैं, लेकिन 20√3 कितना बनता है, अभी मैंने निकाला था 34.6 न्यूटन, और 20 न्यूटन इधर लग रहा है। ओ हो, कैसे 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 कैसे। अच्छा cos 45 कितना होता है, 1/√2, √2 होता है 1.4, मतलब 1/1.4। हाँ इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 20 से, 14 ओके मुझे समझ आ गई। अब ये जो चीज़ है ना, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि जितना हिस्सा इधर लगा था रिमेनिंग 40 का उधर लगेगा, नो, ऐसा भी नहीं सोचना, ऐसा भी नहीं सोचना। अब ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये अलग कॉन्सेप्ट है, तभी तो हमने फंक्शंस लिए हैं, कोस फंक्शन लिया है, साइन फंक्शन लिया है। इसको छोड़ दो अभी के लिए, ये समझ आया, परफेक्ट आ गया। अच्छा देखो यही बक्सा पड़ा है, यही बक्सा पड़ा है, यही बक्सा पड़ा है, इसी डायरेक्शन में 40 न्यूटन की फोर्स लगती है, 40 न्यूटन की फोर्स लगती है। ये लो इसी डायरेक्शन में, क्या मतलब 30 डिग्री ही है यहां से, लेकिन रोला पता क्या है, रोला ये है क्वेश्चन में थीटा ना वो वर्टिकल के साथ देता है। मुझे सिर्फ ये बताओ डायरेक्शन मैंने बदली, नो, उसी डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड है, करेक्ट, लेकिन थीटा एंगल है ना, एंगल थीटा वर्टिकल एक्सिस से देता है वेक्टर का, वो वेक्टर का वर्टिकल एक्सिस के दरमियान एंगल, वो थीटा कह रहा है। वो थीटा जिस एक्सिस के साथ हो, मैंने कहा था कोस थीटा उसको लेते हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ क्वेश्चन में मैंने बोला थीटा इस एक्सिस के साथ है, चुप करके इस वाले को आप कोस थीटा बोल दो, इस वेक्टर का कोस थीटा वाला कंपोनेंट। अच्छा फिर ये वाला जो होगा ऑब्वियसली वो साइन थीटा होगा। सवाल आपका, सर जी डायरेक्शन नहीं बदली, बक्सा सपोज मैं था, मुझे जो पहले ताकत इधर जाने की फील हो रही थी और जो ऊपर जाते हुए की फील हो रही थी, अब मैं यहां पे आऊंगा, क्या अब बदल जाएगी, क्योंकि अब कोस थीटा यहां पे आ गया। पहले 20√3 न्यूटन यहां पे आंसर आ रहा था, अब 20√3 उधर लग रहा है, जो कि 34 समथिंग था, 34 न्यूटन पहले वो हॉरिजॉन्टल पे लग रही थी 34, अब ऊपर लग रही है, और अब हॉरिजॉन्टल में 20 न्यूटन लग रही है, उनके पहले वर्टिकल में 20 थी, क्योंकि साइन थीटा नीचे आ गया ना। सर ये क्या बात हुई, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चन के लफ्ज बदले हैं सिर्फ, उससे कैसे ऐसे हो गया। ओए हाँ भाई नहीं हो गया, जादू थोड़ी हो रहा है, पेपर पे थीटा उसने बदल दिया तो आपको फोर्सेस बदल लेंगे। भाई नहीं नहीं नहीं, थीटा क्या डालेगा तू, क्या पहले तूने 30 डिग्री डाला था, अब तू 30 डालेगा या 60 डालेगा, बता मुझे, 60 डालेगा कि 30 डालेगा। और भाई 30 तो अभी भी इस एक्सिस के साथ है, लेकिन वो थीटा बस इसको बोल रहा है, तो 90 में से अगर थीटा यहां पे था तो 60 ऊपर आएगा ना, 60 भाई 60, तो ए कॉस थीटा में थीटा 60 डाल, वो होता है कॉस 60 1/2, तो ए कोस थीटा का आंसर 1/2 20 न्यूटन ही आ जाएगा। जबरदस्त। और अगर साइन 60 लूं तो वो √3/2 होता है, तो वो भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, 20 √3 न्यूटन। लेकिन तुझे समझ आई कि ये कोस थीटा कहां बनाना होता है, ये तुम्हारे मसले, तुम दिमाग खराब हो जाता तुम्हारा, किसी प्रैक्टिस बुक में ऐसे किया हुआ है, किसी में ऐसे किया हुआ है, सर ये क्या मतलब कोस थीटा कभी उधर कभी इधर, ओए होए होए होए, मेरी मर्जी, मैं थीटा जहां दूं आंसर सेम आएगा। कंडीशन वेक्टर दी डायरेक्शन नहीं बदलनी, एक काम नहीं छेड़ना। समझ आ गई सर जी, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। चलो भाई आगे मूव करते हैं। हो क्वेश्चन करें कोई। अच्छा अब क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा इस वाली साइड पे, ठीक है, मैं इधर हो जाता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं। अ बॉय ऑफ मैस 40 किलोग्राम्स, 40 किलोग्राम का बच्चा इज ऑन अ वाटर स्लाइड, ओए मजे कर रहा है वो, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो मजे कर रहा है वाटर पार्क के अंदर, एट 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन विजुअलाइज करना है हमेशा, क्वेश्चन स्पेशली वेक्टर्स में, फिजिक्स में विजुअलाइजेशन तो करनी है, वेक्टर्स में यूजेस ज्यादा हो जाएगा।
मैं पसीने से भर रहा हूँ, इंशाल्लाह कुछ अरसे में स्टूडियो रूम का कुछ करते हैं। A boy of mass 40 kilograms is on a water slide at 30 degree to the horizontal। ओ भाई कोई मसला नहीं, जो वाटर स्लाइड है ना वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे है। द फ्रिक्शनल फोर्स अप द स्लोप इज 120 न्यूटन। कैलकुलेट द बॉयज एक्सेलरेशन डाउन द स्लोप। वो किस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा? ओके ओके ओके, लो भाई डायग्राम बनाता हूं मैं। डायग्राम देखो मैंने एक विजुअलाइज कैसे किया, क्वेश्चन आपके सामने था। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये वाटर स्लाइड है। कितना एंगल था ग्राउंड के साथ? 30 डिग्री। समझ आ गई? अच्छा, वो कहता है ये वाटर स्लाइड में बच्चा था ना, बच्चा, तो वो भी लेट के आएगा ना, लेट के आ रहा है, ये देखो, ये लेट के आ रहा है। वो कहता अप द स्लोप फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। जब वो इधर आएगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगी ना, पता है आपको? किस पे लगेगी? बच्चे पे भाई, बच्चे पे। कितनी लग रही है उसकी वैल्यू देने लगा हूं मैं। उसकी वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स ने क्या दी थी? 120 न्यूटन। 120 न्यूटन एफ फ्रिक्शनल, एफ डाल दिया छोटा, कितना? 120 न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बताओ, उसने बताया किस प्लेनेट में है बच्चा? तो अगर नहीं बताया तो कहां पे होगा? मार्स पे? भाई अर्थ पे ही होगा। अच्छा, अर्थ पे है तो मतलब वेट नीचे लगेगा, एक ग्रेविटी भी खींचेगी इसको, फोर्स वेट का। वो तो सर बताया ही नहीं। मैच दिया है, दिया है, कितना था? 50 किलोग्राम था ना, 50 किलोग्राम नहीं, 40 किलोग्राम। mg 40 किलोग्राम। एक्सेलरेशन ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8। मैं 10 कर देता हूं, ये लो 400 हो गया। मतलब इस लड़के पे एक फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रही है। देखो कुछ भी नहीं किया, विजुलाइज करो। मैं, तुम साइंटिस्ट हो, जब तुम एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना, तुमने अपने आप को साइंटिस्ट कह देना है, तुम्हारा एमसीक्यू सॉल्व होगा। रट्टा नहीं लगाना इस प्रैक्टिस बुक में ऐसे किया हुआ था, उसमें ऐसे किया हुआ था, भाई नहीं। एक क्वेश्चन मल्टीपल मेथड से हो सकता है, साइंटिस्ट बनो। अच्छा, 400 न्यूटन। और भाई ये 20 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है, 20 सेकंड। मैं तुम्हारे सामने तुम्हें समझा रहा हूं ताकि तुम भी जल्दी किया करो, प्रैक्टिस करना साल लाजमी। 400 न्यूटन नीचे लग रही है। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, कितने मासूम लोग हो आप यार। मैंने क्या बोला था? जिस ओरिएंटेशन में चीज हो वहां ना बक्सा बना दिया करो। बंदा है ना तो बंदे की जगह बक्सा बनाओ। गाड़ी जैसे गाड़ी बक्से जैसी है ना, तो क्या एक्सेस बनते हैं ये, उनके एक्सिस पे कंपोनेंट पता लगेंगे कहां पे कौन सा कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट बनता भी है कि नहीं, ये भी किससे पता लगेगा? इससे। तो बनाओ ना यार, तो बनाओ ना भाई। ये लो, ये हुए हुए हुए, देखो देखो, इधर लगी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल एक्स एक्सिस के अलोंग है, मतलब इस वाले इन एक्सिस के अलोंग है। सारा का सारा असर इधर है, तो क्या मैं इसको कंपोनेंट में तोड़ूंगा? नो, क्योंकि सारा का सारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। मतलब ये वाली फ्रिक्शनल फोर्स सारी की सारी कोस थीटा वाले के इक्वल है। करेक्ट? मजेदार। अच्छा, वेट 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 की फोर्स, क्या वेट की फोर्स क्या इस वाले एक्सिस या इस वाले एक्सिस के अलोंग है? नो नो नो, आ जाओ इधर। मतलब दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस वाले एक्सिस के अलोंग, एक इस वाले एक्सिस के अलोंग। ओके ओके। अच्छा देखो, अब ये वेट की फोर्स कितनी आई? 400 न्यूटन। अब इसके कंपोनेंट्स बनेंगे। ये y इस एक्सिस के करीब कौन सा है? ये किस एक्सिस की, जो वेट का है कंपोनेंट जो बिल्कुल नीचे लग रहा है, ये किस एक्सिस के करीब है? इस वाले के करीब है ना, तो मतलब ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब 30 डिग्री ये कैसे, मुझे कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे 30 डिग्री है। मैथ्स में ना ये एंगल जिस तरह हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे है, अगर ये शेप इस तरह सिमेट्रिकल है, तो मतलब इसका एंगल भी ये वाला होगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको उसकी डिटेल मैथमेटिक्स में नहीं लेके जा रहा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने एमडी कैड के लिए आ सको कितना कैसे आपने करना है। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ऑब्वियसली मतलब अभी कम है ना, एक्सिस के करीब है।
ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर जाएगा तो होगा उनका मतलब ये वाइट का 60 डिग्री है ज़्यादा एंगल, उसके साथ काम है 30 डिग्री, तो यहाँ पे कम है ये 30 डिग्री कर लो फिर अब। अच्छा तो ये जो फोर्स है ना ये जो आएगी यहाँ पे ये जो इसके साथ लगेगी, अब देखो ये बंदा ऐसे बैठा हुआ है, वेट नीचे को है, लेकिन एक फोर्स ये इस एक्सिस के लोंग, मतलब ये इस स्लोप पे वाटर स्लाइड पे भी डाल रहा है एक फोर्स। न्यूटन का थर्ड लॉ आता है यहाँ पे, ये देख अगर तू ये वाली फोर्स मेरे पे डाल रहा है ना तो स्लाइड भी बंदे पे फोर्स लगाएगी, और वो लगाएगी कितनी कितनी है फोर्स, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगी उतने मैग्नीट्यूड की नॉर्मल। अब देखो अब वेट का एक कंपोनेंट जो उस बंदे पे इधर फोर्स लगा रहा था, फिर उस फोर्स ने आगे स्लोप पे फोर्स लगाई ना, तो फिर स्लोप ने फिर लगाई उधर, लेकिन बंदा तो स्लोप पे लगा रहा है ना पहले, तो वो जो फोर्स है क्या वो जो अब फोर्स अब उस पे लगी है जिसको कहते हैं बिल्कुल स्लोप के नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कहते हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो कट जाएगी, मतलब ये वाली फोर्स का इन्फ्लुएंस ये वाली फोर्स है खत्म। इसको दोबारा देख लेना, मैं फिर बता रहा हूं, देखो ना ये स्लोप है, ये है स्लोप, बंदा फोर्स लगाता है, ये बंदा है, बंदा मतलब बंदे पे फोर्स लगती है वेट की, उस वेट का एक कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे जा रहा है, ये नीचे स्लोप पे लगाता है, अब स्लोप पे फोर्स लगी, वो आगे वेक्टर बना लो एक, स्लोप न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग स्लोप पे लगी, लेकिन स्लोप बंदे पे लगाएगी, लेकिन बंदे पे एक वेट की फोर्स भी लग रही थी, तो ये वाली दो फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, यही सीन हुआ है यहाँ पे, मतलब ये वाले एक्सिस वाली फोर्सेस भी गई, वेट का कौन सा कंपोनेंट बच गया, ये वाला इधर वाला। ओके ये कितना है बताओ। अच्छा ये मैं लूंगा 60 डिग्री कॉज 60 डिग्री, ठीक है, कॉज 60 डिग्री वेट मैंने यहाँ पे, अच्छा देखो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये एफ वेट का कोज कंपोनेंट है ना, एफ वेट का कोज कितना लूंगा एंगल 60 डिग्री, सर कोज कैसे लिया, जहां पे थीटा, क्वेश्चन में थीटा तो दिया ही नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन में इसका थीटा दिया, वो तो इसका दिया ना, वो तो इसका दिया है, क्या इसका दिया है, क्या इस वाले का दिया, यहाँ पे थीटा कोई नहीं दिया, तो मुझे क्या चाहिए था, मैंने क्वेश्चन में निकालना क्या था, क्वेश्चन में दोबारा हो एक्सेलरेशन निकाली थी डाउन द स्लोप, तो अगर इस वाली डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो इस फोर्स का जो आंसर आएगा वो वाली फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी ना, वो वाली, समझ आ गई, मतलब कि मैं एंगल उस वेट वाले का जो बिल्कुल नीचे लग रहा था वो इस वाले के साथ लूंगा, ज्यादा अच्छा तो यही है ना कि मैं इसके साथ लूं, हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद हुआ करेगी आपके, नहीं बताओ तुम्हें मसले आने थे ये न्यूमेरिकल में, हाँ जी, तो अब मैं एंगल किसके साथ लूंगा, कॉज वहां पे लेते जहां पे थीटा हो, थीटा दिया नहीं हुआ इसके साथ का, तो मैं क्या करूंगा मैं करूंगा कि भाई देख ये वाला ज्यादा प्रेफर बनता है वेट का, ये वाला कंपोनेंट की इसके साथ इस एक्सिस के साथ, बिकॉज मुझे इसके लिए भी कुछ निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन यहाँ वाली निकालनी है, तो उस वेट का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है मैं उसको कोस दे लूंगा कि चलो थीटा हम इसको मानते हैं, तो मैं कोस यहाँ पे लूंगा, हाँ भाई समझ आएगी नहीं, जबरदस्त। एफ डब्ल्यू कितना निकाला था, जो बिल्कुल नीचे वेट था, जो एम जी के थ्रू निकाला, एम जी 400 न्यूटन का वो असर जो इस डायरेक्शन में लगे, एक्सिस बनाए ना हमने ऐसे, जो इस एक्सिस पे लगे वो निकालो, कोस 60 होता है 1/2, 400 का आधा 200 न्यूटन। अब देखो ये बंदा है इस पे इधर को ये वाली कैंसिल हो गई है, ये वाली और ये वाली ये कैंसिल हो गई है, एक फ्रिक्शनल फोर्स रह गई जो कितनी बताई है उसने 120, एक यहां वाली फोर्स निकाली मैंने अभी वो कितनी है 200, एक मुझे बंदा 10 न्यूटन की फोर्स इधर लगाता है और एक लगाता है 15 न्यूटन की उधर, 10 इधर 15 इधर, इक्वल तो नहीं है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब माइनस करूंगा, 15 माइनस 10 5, ज्यादा फोर्स कहां से आ रही थी 15 न्यूटन वाली, तो मैं 5 न्यूटन की फोर्स से 15 न्यूटन वाली की साइड पे एक्सेलरेट करने लग जाऊंगा, लेकिन 5 न्यूटन की फोर्स से 120 इधर लग रही है फ्रिक्शनल, 200 न्यूटन इधर लग रही है, और वेट का वो असर, वेट का जो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी का कुछ असर, मतलब अब क्या करिए ग्रेविटी यहां पे करके रही है,
ग्रेविटी एक तो उस स्लोप पे फोर्स लगा रही है और वही ग्रेविटी उसको आगे भी लेके आ रही है डाउन द स्लोप, तभी तो नीचे आएगा वो बेचारा। ओके, तो अब 200 न्यूटन है, तो 200 माइनस 120, 80, 80 न्यूटन की फोर्स से एक्सेलरेट करेगा इधर। एक्सेलरेशन निकालो, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम होता है ना फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, एफ इज इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स अब कितनी एक्सेलरेट करवा रही है, 80 भाई, मैस क्या था 40, 80 डिवाइड बाय 40, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर आ गया कि नहीं आया? सर आ गया, जबरदस्त सर, जबरदस्त आंसर आ गया, आंसर आ गया। अब आगे आगे मूव करें, अब आगे मूव करते हैं, आगे मूव करें भैया। अब देखो, आपके सामने मैं चीज करता हूं, देखो ये मेरे पास एक वेक्टर था, इसको मैं कहता हूं आर, सपोज करो मैं कहता हूं आर। अब ये एक्सिस ऐसे थे, फॉर एग्जांपल एक्सिस भी बना लेते हैं ये लोग। फॉर एग्जांपल बक्सा ऐसे पड़ा हुआ था ये, ठीक है, बक्सा मैं अब लिखा ना रिमूव कर रहा हूं, सही है, एक्सिस में बना लेता हूं, लेकिन ये लो, इस वाले वेक्टर का कुछ असर इस वाले डायरेक्शन में होगा, जिसको मैं कह देता हूं ये एक्स कह देता हूं। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या होगी मैं बताता हूं अभी, वो आपको पता है अभी निकाल लिया आपने, बस आपको थोड़ी सिंबल की गेम कर रहा हूं मैं, सिंबल की गेम कर रहा हूं, ये भी आनी चाहिए आपको, एमसीक्यूज में ये आपको मसला करती है चीज। ए किस डायरेक्शन में होगा, इसमें कहता हूं वाई, मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे ये आर वेक्टर है, इस आर का मैं कहता हूं चलो कोस थीटा भी यहां पे, अच्छा अगर कोस थीटा ना दिया हो ना तो हॉरिजॉन्टल के साथ प्रेफर करते हैं, ठीक है, और यहां पे भी ये देखो ना, यहां पे आप कर सकते थे, अब हॉरिजॉन्टल ये वाला था और ये वाई था अलाइनमेंट, तो प्रेफर आप हॉरिजॉन्टल के साथ करते हो थीटा जब नहीं दिया होता। ओके, यहां से भी लगा सकते थे, और वो दूसरा तरीका भी एक ऑथेंटिक तरीका वो भी, और ये भी तरीका ऑथेंटिक ही है। अब नहीं दिया तो मैं इसके साथ लूंगा थीटा। आर का ये वाला कंपोनेंट आर का हॉरिजॉन्टल पे असर डालने वाला कंपोनेंट है, मतलब आर का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट, अब उसमें थीटा भी दिया है तो वो कोस थीटा हो जाएगा, आर कोस थीटा, वाई वाई आर का साइन थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा, लेकिन आर का, अच्छा दो दो आई हैं इक्वेशंस, एक ये, अगर वो आपको एमसीक्यू में बोले कोस थीटा का क्या आंसर होता है, तो आप क्या बोलोगे एक्स ओवर आर, वो कहे ना आर में नीचे ले गया एक्स के, अगर वो बोले साइन थीटा का क्या आंसर होता है, तो आप बोलोगे वाई ओवर आर। ये तो y और x तो हम तब, और r तो हम तब डालेंगे ना सर जब उसने डायग्राम भी दिए और उसमें इसने इसको y बोला हो, इसको x बोला हो, उसको r बोला हो, चलो तो ठीक है एमसीक्यू में हम ये लगा देंगे। सर अगर ना दिया हो और फिर पूछे साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू एमसीक्यू में, एमसीक्यू में सारे एमसीक्यूज हैं, सारे एमसीक्यूज बुक लाइन भी आई हैं, सारी कैलकुलेशंस एमसीक्यूज, फिर कैसे, फिर कोस थीटा साइन थीटा की वैल्यू, फिर कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट, जो बिल्कुल एंगल बनाए ना जो चीज, उसे कहते हैं हाइपोटीनस। तो आर दोनों के डिनोमिनेटर में है, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटीनस आएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी हाइपोटीनस आएगा। अच्छा अब सर जहां पे एंगल बने उसको बोलते हैं बेस। अब अगर क्वेश्चन में थीटा यहां पे दिया होता तो ये बेस होती, बेस, अब ये जमीन को इस वाले को बेस नहीं समझना था, कॉन्सेप्ट। अब कोस थीटा इसको रिमूव कर दो, ये रिमूव कर दो, क्योंकि अभी हमने थीटा नीचे लिया हुआ है, एक्स ये था और ये वाला कंपोनेंट बन रहा है, फिर अब एक्स नीचे वाला कंपोनेंट और ये थीटा वाला है, तो ये बेस ओवर हाइपोटेनस। कोस थीटा का आंसर क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। साइन थीटा का जो बेस के बिल्कुल ऐसे हो ना 90 डिग्री पे, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बेस का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर ऑपरेटर। क्या सॉल्व कर लोगे एमसीक्यू अगर आया, दोनों के डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आएगा, बेस परपेंडिकुलर किस तरह आएगा वो बता दिया। थीटा अगर उसे डायग्राम में ऐसे दिया होता, अब एमसीक्यू चेंज हो गया, मैं एमसीक्यूज डालूंगा, एलडब्ल्यू के मेगा टेस्ट आएंगे, मैं इस तरह के एमसीक्यू डालूंगा, क्योंकि एमसीक्यूज आते हैं सिंपल, आप लोग
ब्लाइंड हो जाते हो, ब्लैंक, कुछ नहीं समझ आ रहा ये क्या हो गया। ओके, tan थीटा भी होता है सर। tan थीटा का क्या मतलब है? tan थीटा होता है एंगल बिटवीन दैट वेक्टर, एंड दिस एक्स एक्सिस, ये थीटा, इसको थीटा कहते हैं। अब ये फाई भी हो सकता है, मतलब अगर थीटा यहां दिया है लेकिन वो कहते हैं tan थीटा में कौन सा थीटा है, तो वो ये फाई वाला होगा। फाई तब डालते हैं अगर थीटा पहले यूटिलाइज हो गया है, तो मैं इसको फाई कह दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये वाला होगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो वेक्टर एंगल बनाए वो होता है tan थीटा का थीटा। ओके, वो निकालने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, y ओवर आर, उस y ओवर एक्स, मतलब फाई क्या था, परपेंडिकुलर ओवर एक्स क्या था, बेस। अब हाइपोटेनस निकाल दो फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर ओवर बेस, वाई एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा वो ऊपर एंड एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट जो होगा वो नीचे। तो ये जो एंगल निकलेगा वो आपको एक्स एक्सिस के साथ बताएगा, एंगल वेक्टर का, ओरिजिनल वेक्टर का, ये भी पता होना चाहिए आपको। समझ आ गई? आ गई सर समझ? यहाँ तक हो गया हमारा ये वाला काम। अब कुछ हमारा काम है वन नोट पे, या बाकी हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व, बिकॉज इसको बार बार रेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैंने और भी काम करने हैं, और भी लेक्चर्स वगैरह का स्टफ करना है। तो हम वन नोट पे जाते हैं, वो भी हमारा प्रोफेशनल सेटअप है, उस पर जाते हैं हम। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन। अब हमने कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, साथ साथ सारा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंशाल्लाह कर रहे होंगे साथ। मैं कहता हूं देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी डायरेक्टेड अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। अलोंग होता है किसी के साथ चलना, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि ए वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है एंड बी वेक्टर वाई एक्सिस के अलोंग, such that a is equal to 3i मीटर, b is equal to 4j मीटर। कैलकुलेट कर रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब अच्छा देखो, अब मैं आपको बताता हूं, देखो ना, मैं आपको यहाँ पे समझाना है, अभी आप सीख रहे हो, अभी तक आपने नई नई चीजें सीखी जानी है। देखो, वो बोलता है देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b डायरेक्टेड अलोंग x एंड y एक्सिस। एक बक्सा ये है, बक्सा है, इस बक्से पे दो वेक्टर्स हैं लग रहे, एक इधर लग रहा है ए के अलोंग, और एक एक लग रहा है, सॉरी, एक लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक लग रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। जो एक्स एक्सिस के अलोंग है दैट इज ए। देखो ना, मैं पैनिक नहीं हुआ, मैं भी विजुअलाइज कर रहा हूं। और जो वाई एक्सिस के अलोंग लग रहा है दैट इज बी। वो कहता है जो ए वेक्टर है ये 3i मीटर है। ये क्या भला है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक वेक्टर जो है ना, एक वेक्टर, उसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ऐसी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ये इससे, जो एरो होता है ना, जो हेड होता है एरो, वो आपको बताता है डायरेक्शन। ये जो लेंथ होती है ना, ये आपको बताती है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल यहाँ मैग्नीट्यूड 2 है, अगर मैं इसका डबल करूं 4 गुना ज्यादा बड़ी करूंगा लेंथ, डायरेक्शन वही रख देता हूँ फिक्स। आई समझ? आ गई, इसको भी छोड़ दो। अब ये वेक्टर है ए जो बक्से पे लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड है 3, और क्या मतलब 3 मीटर, ये मैग्नीट्यूड है 3 मीटर, मतलब ये कोई डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, ये समझ आ गई? अच्छा, छोड़ दो, छोड़ दो, बेफिक्र हो जाओ। डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन बता रहा है? हाँ, डायरेक्शन बताने के मेरे पास 3 सिंबल्स हैं। आए, ऊपर हैट या कैप डालना होता है, जे एंड के। आए आए बताता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे बताता है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है, के बताता है जेड एक्सिस के लॉन्ग है। अब ये ए वो कह रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्टिव है, तो अगर वो वैल्यू के साथ उसकी 3 के साथ आई डाल रहा है तो रोला क्या है, वेक्टर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताता है। ओ भाई ठीक है। अच्छा, अब देखो, अगर वो ए वेक्टर के साथ ऐसे लिखता 3i प्लस 4j, ये क्या मतलब? मतलब वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 भी है 4 भी है, मीटर ही डाल दो, इसका क्या मतलब है?
और 4j मतलब जे तो हम वाई एक्सिस के लिए यूज करते हैं, हाँ मतलब ए वेक्टर ऐसे है और वो 3 मीटर एक्स एक्सिस की तरफ है, 4 मीटर वाई एक्सिस की तरफ उसका कंपोनेंट बनेंगे दो, मतलब वो वेक्टर है एक बना हुआ, लेकिन वो एक्स एक्सिस के अलोंग 3 वाला मैग्नीट्यूड असर मारेगा, 3 यूनिट्स असर डालेगा, एंड एक्स एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट्स असर डालेगा। हाँ भाई शहजादी समझ आई, जबरदस्त, छोड़ दो अभी इसको। अभी क्या है, सिर्फ 3 लिखा हुआ है साथ। अब तुम्हें मैं समझा रहा हूं, बेसिक, एवरीथिंग इज बेसिक। अच्छा अब बी वाला वेक्टर किस इक्वल था, 4j मीटर, 4 मीटर लेंथ है उसकी वेक्टर की, मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है, जे बाय एक्सिस के अलोंग। अच्छा अब देखो, अब गेम, कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे बताओ क्या उसने रिजल्टेंट वेक्टर से पहले कहीं मैग्नीट्यूड डाला है इसके अंदर, नहीं, मतलब मैंने रिजल्टेंट वेक्टर जो निकालना है ना, उसका मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट करने हैं, जैसे इसमें रिप्रेजेंट है, इसमें मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट है, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट है। कहता है तो तू ये बता, साथ तू मैग्नीट्यूड भी निकाल। हाँ भी बताओ शहजादी, मुझे बताओ, समझ आई। अब रिजल्टेंट क्या है, कि तू ये दो अलग अलग ना लगा, सिर्फ एक ऐसी लगा जो इन दोनों का काम पूरा कर दे। अच्छा, उसका तरीका होता है, उसका तरीका होता है, अब निकालने का तरीका होता है, उसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल ये है कि जो पहला वेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर पहला है, उसको बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बना। अच्छा लग वो एक ही बॉडी पे रहा है, मतलब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स एक ही बॉडी पे, दोनों एक बॉडी पे लग रहे हैं, लेकिन हेड टू टेल रूल में ना, तो दूसरे वेक्टर की टेल उठा के पहले वेक्टर के हेड पे रख दे, क्योंकि मैंने सिर्फ रिजल्टेंट निकालना है उसके लिए है बस में। ठीक है, समझ आई इतनी कि नहीं, आ गई। अच्छा अब रिजल्टेंट तुमने निकालना है ना, तो उसका सिंपल ये तरीका है कि पहले वेक्टर की टेल के साथ ही रिजल्टेंट की टेल मिला दे, और आखिरी वेक्टर, दूसरा नहीं आखिरी, अब यहां पे आखिरी वेक्टर दूसरा वेक्टर है तभी मैं कह रहा हूं दूसरा, आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हेड मिला दे रिजल्टेंट का। अब तू चाहे कंपोनेंट्स हटा दे, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में तू एक यहां पे वेक्टर बना दे, अब इसे तू ये हटा दे, ये तेरे पास जो रिजल्टेंट होगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर निकल आया। अब कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेक्टर, जहां पे हेड टू टेल रूल में होती है एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर असल में होता है वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। अच्छा अब एक चीज, कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट, एक वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सर आप तो फिर दो बना रहे हैं, सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल एक ये, टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में दो होंगे, 3 डायमेंशन में 3 होंगे, 4 डायमेंशन में 4 होंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये 2 डायमेंशनल है, इसमें सिर्फ दो एक्सिस हो, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है वो नहीं मैं कह रहा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 2 डायमेंशनल। अगर मैं इनफाइनाइट डायमेंशन कर दूं तो इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हो जाएंगे, करेक्ट। तो अब क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन में आपको बोलिए कि 2 डायमेंशन में कितने वेक्टर्स हैं, तो 2 होंगे मैक्सिमम, 3 डायमेंशन में मैक्सिमम 3। तो अगर आपको बोले एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी मेंशन ना करे साथ, तो वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अगर वो बोले मिनिमम एक वेक्टर के कितने हो सकते हैं, तो वो दो दो होते हैं, 2 डायमेंशन मिनिमम होती हैं। सही है ना, ये एमसीक्यूज आप कर लोगे, ये तो सिंपल चीजें हैं। अच्छा ये समझ लग गई। अब ये जो रिजल्टेंट होता है ना, वो उन दोनों का वेक्टर सम होता है, अलजेब्रिक सम नहीं, 2 + 3 नहीं। मैंने कहा ना कि अब जैसे मैंने आपको बताया था कि जो दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज आई है वो प्लस करके रिजल्टेंट के इक्वल नहीं आ जाना, जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन भी, वेक्टर सम दोनों की डायरेक्शंस का भी सम कर, वो इक्वल होगा रिजल्टेंट के। मैंने रीजन भी बता दी जो मैंने आपको निकालने को बोली थी। ओके, आ गई समझ, हाँ भाई आ गई समझ। अच्छा अब देखो, अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इक्वल है 3i के, ऐसी है। बी वेक्टर इक्वल है 4j के, ये तो था। अच्छा अब मैग्नीट्यूड के लिए मैंने पूरा कर दिया, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गई, आई और जे डायरेक्शन बता रहे हैं, 3 मीटर 4 मीटर मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ये सम हो गया वेक्टर सम दोनों का प्रॉपर। ये रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू है, तो ये मेरे रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकल आई जो मुझे चाहिए थी, ऐसी है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर है ना,
उसके ऐसे लाइन डाल दो साथ दोनों, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड। मतलब रिजल्टेंट में दो चीजें होती है ना वेक्टर में, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वो कह रहा है मैग्नीट्यूड बता, वो कह रहा है मैग्नीट्यूड बता, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, बताता हूं, कोई मसला नहीं, कोई रोला नहीं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? सिंपल, मैग्नीट्यूड निकालना है ना अगर रिजल्टेंट वेक्टर का, वो आपने करना है जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स है ना उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एक्स वाले का और वाई वाले का भी स्क्वायर। अब ये 9 हो जाएगा, ये 16, 9 + 16 25 का √5, मतलब 5 मीटर। मतलब ये जो तूने अब एक वेक्टर बनाया है ना, इस वेक्टर की जो लेंथ है वो 5 मीटर ले ले, 5 मीटर ले। और अब तू टेन थीटा से एंगल भी निकाल दे कि किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, उस डायरेक्शन में अब वो उतने मैग्नीट्यूड वाला रिजल्टेंट लगा दे, तो वो उन कंपोनेंट्स के बदले उनको रिप्लेस कर देगा। समझ आई? अब वो एंगल कहां से निकालना है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, वो टेन थीटा का काम था। और मैंने कहा था जो वाई एक्सिस पे है वैल्यू ओवर एक्स, वाई पे क्या थी 4, 4 दाल, एक्स पे क्या थी 3, 3 दाल दे, ठीक है। और ये टेन थीटा, और ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3। इसको कैलकुलेटर से कर लो, कोई आंसर आएगा, इतना थीटा दे दे, उस डायरेक्शन में पॉइंट कर दे वेक्टर को, ठीक है, तेरे पास वो रिजल्टेंट उन कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर देगा। शहजादे समझ आई? अच्छा समझ आ गई है आपको। अब अब आ जाओ नेक्स्ट। ये था उसके कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट था। ये मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, कंपोनेंट्स थे, क्योंकि अभी एक मसला आना है ना, कंपोनेंट्स थे उनका रिजल्टेंट निकाला। एक होगा डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, कंपोनेंट्स नहीं होंगे वो उस वेक्टर के, ये कंपोनेंट्स किसके हैं, रिजल्टेंट वेक्टर के ही हैं। कुछ होंगे डिफरेंट वेक्टर्स होंगे, और आप उनका रिजल्टेंट निकाल लोगे, और आप उनका रिजल्टेंट निकाल लोगे उन डिफरेंट वेक्टर्स का। तो वो मैंने अभी समझाना है, उसके उसको उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे सारा कुछ मैं बताऊंगा, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा अब देखो, अब एक बक्सा था, उस पे दो फोर्सेस लग रही थी, दो वेक्टर्स लग रहे थे फॉर एग्जांपल, एक ये, एक ऐसे। पहला वेक्टर ए मैंने बनाया ऐसे, दूसरा बनाया मैंने ऐसे, डायरेक्शन पता लग गई इनकी, डायरेक्शन आप ऐसे निकालोगे ना, ये बिल्कुल 0 डिग्री पे है, पैरेलल है साथ, सही है ना। वो कहता है इन दो वेक्टर्स को ऐड कर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दोनों तरह से कर। ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर का मतलब क्या है कि ये मेरे पास पहला वेक्टर है, तो बनाओ पहला वेक्टर। अब ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के लॉन्ग बनाना है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में पॉइंट करता हुआ वेक्टर, ये बना दिया मैंने, ये देखो। और दूसरा वेक्टर, अब पहले वेक्टर के हेड पे रख उसकी टेल, बी वेक्टर की टेल मैंने ए वेक्टर के हेड पे रखी, और उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर जिस डायरेक्शन में क्वेश्चन में दिया है, कर दिया, ये लो। अब ए प्लस बी वेक्टर सम, वेक्टर नॉट अलजेब्रिक, ये किसी को होता है रिजल्टेंट वेक्टर के। रिजल्टेंट कैसे बनाते थे, पहले वेक्टर की टेल के साथ उसकी टेल मिला रिजल्टेंट की, और उसके हेड के साथ उसका हेड मिला, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकली एक प्रॉपर। अब रिजल्टेंट वेक्टर आया, इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, इसकी डायरेक्शन भी होगी। मतलब रिजल्टेंट का जो अब लेंथ है इसकी, अभी मैं कलर ये वाला करता हूँ, ये देखो, ये मैग्नीट्यूड आया है इसका, एंड ये डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, यहाँ पे ये इसके साथ एक ये थीटा होगा। अच्छा ये तो था ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करूं। अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो शहजादे, ये कंपोनेंट्स का वेक्टर, कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट नहीं था, ये असल में मैंने आपको वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल के दिखाया था, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ पे ज्यादा रहते थे, ठीक है ना, दूसरी जगह रिप्लेस किया है। रिजल्टेंट का आप कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखो, बाकी चीजें मैं आपको समझा दूंगा, छोड़ दो उसको आप।
एक होता है ना कि आप असल में वो ए वेक्टर एज अ कंपोनेंट ही बिहेव कर रहा है रिजल्टेंट का, असल में वो वही चीज है ना। अच्छा इसको छोड़ दो भी आप, इधर आ जाओ। बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, बी वेक्टर आ गया उसी डायरेक्शन में, ये देखो ना बी वेक्टर की ओरिएंटेशन, ये बी वेक्टर की ओरिएंटेशन है, तो पहले वो बना दो। अब ये लो, पहले हमने वहां पे ए बनाया था, अब तुम बी बना दो, और ए को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में उसके बाद रख दो। अब रिजल्टेंट बनाओ। अब मुझे बताओ, अभी भी उतना मैग्नीट्यूड आ रहा है, और अभी भी जो उसकी डायरेक्शन है, मतलब ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाएगा, जो tan थीटा से निकलता है, वो अभी भी उतना ही होगा जितना यहाँ था। तो रिजल्टेंट तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर कर लो, क्या सेम आता है कि नहीं? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर ए प्लस बी का भी आंसर वो आए जो बी प्लस ए का है, उसे कहते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आपने ये देखना है कि वो वेक्टर है कि नहीं, तो वो वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो करना चाहिए, ये कि जो उसका रिजल्टेंट आए, वेक्टर एडिशन के लॉज को फॉलो, रिजल्टेंट आए वो अगर ए प्लस बी कर रहा है तो बी प्लस ए बी करे, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अगर इस तरह कर ले, मतलब वो जो फिजिकल क्वांटिटी है ना जो तुम वेक्टर रिजल्टेंट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोर्स होती, तो वो वेक्टर है। ओके, आगे आ जाओ। बिल्कुल उसी ओरिएंटेशन में मैंने अगेन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ले लिया। अब वो कहता है कि भाई पहले तू कर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, वो है रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल। अब वो कहता है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कर। अच्छा देखो, पहले ए वेक्टर लगाओ, लगा दिया, बी वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में लगा दिया, रिजल्टेंट आ गया। अब कहता है ए वेक्टर लगा पहले, चलो लगा दिया, ये लो, ये लगा दिया बिल्कुल उसी एंगल में जहां पे ऐसे था ए वेक्टर, सेम डायरेक्शन। लेकिन कहता है तू बी वेक्टर ही लगा, लेकिन नेगेटिव बी वेक्टर। नेगेटिव बी वेक्टर मतलब जिस डायरेक्शन में पहले वो है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बिल्कुल मैग्नीट्यूड सेम रख, बस एरो इधर लगा दे, एरो इधर लगा दे, मतलब ये ना बी वेक्टर ऐसे कर दे, ये नेगेटिव भी हो जाएगा। तो अब उस वेक्टर का टेल पहले वेक्टर के हेड पे रख, जैसे हेड टू टेल रूल करते हैं, हेड टू टेल रूल तो यहां पे भी अप्लाई होगा, और ये हेड आ गया। रिजल्टेंट क्या था? पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल, आखिरी वेक्टर के हेड के साथ हेड। अच्छा अब रिजल्टेंट इक्वल नहीं है, ये पॉइंट था कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अच्छा तुमने हेड टू टेल रूल किया है, हेड टू टेल रूल तो एडिशन के लिए यूज करते हैं, तो हाँ ना एडिशन ही हुई है, ए वेक्टर की एडिशन हुई है नेगेटिव बी वेक्टर के साथ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना मैं। डन हो गया, तो रिजल्टेंट के इक्वल आ गया। समझ आई कि नहीं आई मुझे बताओ। अच्छा लेकिन ये रिजल्टेंट इस वाले रिजल्टेंट के इक्वल नहीं होगा, मैंने ये बताया डज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। तो देखो ये रिजल्टेंट का एंगल ये है, यहां पे रिजल्टेंट का एंगल देखो क्या है, ये चेंज होगी डायरेक्शन, तो अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तो रिजल्टेंट वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वेक्टर है लेकिन उसको स्केलर से मल्टीप्लाई कर, मतलब मैं कहता हूं 4j वेक्टर है ये, वर्टिकल की तरफ है जे की तरफ, और उसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर्स कर ले। स्केलर होता है कि सिर्फ एक नंबर, स्केलर है सिर्फ एक नंबर, वो कहता है कि इसको मल्टीप्लाई कर दे तू 3 से, तो ये क्या होगा 12j मीटर, मतलब 12 लेंथ का रब, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा ये। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर क्या करता है, डायरेक्शन अनचेंज, अभी भी जे है, अभी भी जे है, अभी भी जे है, लेकिन जस्ट चेंजेस द मैग्नीट्यूड। आई समझ? करेक्ट। अब इसकी एग्जांपल मोमेंटम, फॉर एग्जांपल ये आपकी सारी बुक बुक चीजें हैं। मोमेंटम इज मोमेंटम है, ये वेलोसिटी वेक्टर है, लेकिन मैस स्केलर है, इसका जो भी आंसर आएगा वो मोमेंटम के वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। सही है ना? समझ आ गई। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, अच्छा अब यूनिट वेक्टर, अब ये आपने पढ़ा, तीन चीजें पढ़ी अभी आपने, आई जे के, सिर्फ डायरेक्शन बताता है ये, सिर्फ डायरेक्शन कि क्या एक्स एक्सिस स्केल होंगे, क्या वाई एक्सिस स्केल होंगे, क्या जेड एक्सिस,
हो सकता है एक वेक्टर ऐसे हो, तो उसमें फिर वो उसी वेक्टर के साथ ए वेक्टर अगर फॉर एग्जाम्पल है ये, तो फॉर एग्जाम्पल 3 आए 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस की तरफ प्लस 4 यूनिट्स ऊपर की तरफ, तो ये वेक्टर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो वो भी हो सकता है। तो यूनिट वेक्टर क्या है, टेल्स अबाउट डायरेक्शन। ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं जो मैंने बताए हैं, आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स। यूनिट क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हम कहते हैं 1 है। अच्छा देखो, मैंने लिखा डायमेंशनलेस, ये नहीं बताएगा कि मैग्नीट्यूड क्या था। मतलब यूनिट वेक्टर मैं कहता हूं कि ए वेक्टर ना, ए वेक्टर अलाइन है आई की तरफ, क्या आई कहीं से भी ये बता रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बता रहा है कि वो अगर लेंथ है वो 4 मीटर है या 5 मीटर है या 10 मीटर है, क्या बता रहा है? आई तुम्हें बस ये बता रहा है कि वो लग एक्स एक्सिस की तरफ रहा है, मतलब डायमेंशनलेस। तुम्हें मैग्नीट्यूड का नहीं बता सकता, उसका मतलब है डायमेंशनलेस। सही है। मैं तुम्हें कहता हूं टाइम, टाइम 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, ये मैग्नीट्यूड है। अगर ये कोई चीज बता रही है मतलब उसकी डायमेंशन है। यू कैन एस्टिमेट क्या टाइम है, 4 5 6, डायमेंशन एग्जिस्ट करती है। मैं बोलता हूं डायमेंशनलेस मतलब तुम्हें ये बताएगा पॉइंट कहां पे है, तुम्हें ये नहीं बताएगा कितना, हाउ मच। तो मैं फिर उसको एज अ रेफरेंस 1 ले लेता हूं। ओके, समझ आ गई। अब एक्स एक्सिस के लिए आई है, वाई एक्सिस के लिए जे है, जेड एक्सिस के लिए के है। अब तुम एक वेक्टर है उसको तुम ऐसे बना दो तो वो होता है मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इट टेल्स मैग्नीट्यूड। समझ आई? अच्छा, मैं तुम्हें कहता हूं एक वेक्टर का, मैं ये वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका डायरेक्शन भी होगा। जैसे मैंने आगे बोला था ना, ए वेक्टर है हमारे पास 3 आई के इक्वल है। अब 3 और उसके साथ ये यूनिट्स मीटर, 3 मीटर मेरे पास क्या था, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, 3 मीटर ये था मैग्नीट्यूड एंड आई मेरे पास था डायरेक्शन। क्योंकि एक वेक्टर को बताने के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब मैं इस ए वेक्टर को लिखूं, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, हेड डाल दिया ऊपर। आई हुआ एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्शन हुई तो आई डाल दूंगा, जे की वाई एक्सिस की तरफ हुई तो जे डाल दूंगा, जेड एक्सिस की तरफ हुई तो के डाल दूंगा। कोई रोला, कोई रोला नहीं। अभी मैग्नीट्यूड अगर मेरे पास 3 मीटर है 3 मीटर डाल दे, डायरेक्शन अगर आई है तो आई डाल दे, तो वही बन जाता है। तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? अच्छा, अब तुम देखो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूले से यूनिट वेक्टर का मैं निकाल सकता हूँ फॉर्मूला। वेक्टर और मैग्नीट्यूड नीचे ले जाओ। अच्छा, अब इस पूरे वेक्टर का यूनिट क्या आया था, मीटर, वो भी मीटर था। और मैग्नीट्यूड जब मैं निकालूंगा वो भी क्या होगा, मीटर में। तो मीटर ओवर मीटर कट गया, मतलब कोई यूनिट्स नहीं। वो प्रूफ है कि ये डायमेंशनलेस है। और लॉजिकली क्या था वो भी मैंने बता दिया। आगे बारी आती है नल वेक्टर की। नल वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड ही नहीं है। हाँ, यूनिट वेक्टर वन 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 सबका 1 कर दो, क्योंकि हमने सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। एक वो है नल वेक्टर जीरो, जीरो। देखो, मैंने यूनिट वेक्टर को जीरो क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर वेक्टर में से ना मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से एक भी चीज जीरो हो गई ना, तो वेक्टर जीरो हो जाएगा, तो वेक्टर जीरो हो जाएगा। सॉरी, मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो जाए, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन 0 डिग्री हो सकती है, 0 डिग्री हो सकती है। ठीक है, या फिर जीरो, जीरो डायरेक्शन से ऐसे समझ लो डायरेक्शन ही कोई नहीं है। अगर 0 डिग्री, 0 डिग्री भी डायरेक्शन होती है भाई, एक्स एक्सिस, जीरो एक्सिस बिल्कुल अलोंग है, 0 डिग्री डायरेक्शन है। ठीक है, मैं कहता हूँ डायरेक्शन अगर है ही नहीं, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन कोई नहीं है, तो वो स्केलर होगा भाई, सिंपल। ये वेक्टर को दो चीजें चाहिए। मैं कहता हूँ चलो डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड कोई नहीं है, तो शहजादे, अब मैं तुम्हें उसकी अब वो समझा लगाऊं, तो वो होता है मेरे पास। अब देखो, वो वेक्टर नहीं होगा अगर एक भी चीज जीरो हो गई, सॉरी, जीरो होगा लेकिन अगर डायरेक्शन कोई भी हो, डायरेक्शन कोई भी हो, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ये देखो, मैं कहता हूं कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिए साथ, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, गाड़ी ए से बी तक गई, बी से ए तक वापस आ गई,
डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई। मैं कहता हूं जीरो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्रेरी कोई भी, मतलब तू यहां से जाके वापस आ जाता, 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 जीरो ही होना था। इसको वो नल वेक्टर बोलता है। आई समझ। जीरो मैग्नीट्यूड, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अच्छा, अब नल वेक्टर आपकी टेक्स्ट बुक कहती है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, सब्ट्रैक्शन कैसे, ए वेक्टर पकड़, फॉर एग्जांपल ये है ए वेक्टर, उसी के साथ उसको माइनस कर दे, ये तो नल वेक्टर ही हो जाएगा, आंसर जीरो आ जाएगा। और नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो के ऊपर ये। ओके, एडिशन के थ्रू कैसे, इसी वेक्टर को तू ऐसे लिख दे। मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कैसे, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, उसको तू जीरो से मल्टीप्लाई कर दे, ये ले, करेक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय स्केलर, फिर भी आ गया। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर क्या है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। अगर ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड और जो उसकी डायरेक्शन है, बी वेक्टर की भी वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, काम खत्म, ठीक है। ये देख, ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। मैं कहता हूं ए वेक्टर की जो लेंथ थी ना, ये लेंथ, वो बी वेक्टर की भी उतनी लेंथ थी, एंड दोनों बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के साथ ये सेम थीटा बना रहे हैं, डायरेक्शन भी सेम हो गई, तो ये दोनों क्या है, इक्वल वेक्टर्स। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता, क्या स्टार्टिंग पॉइंट इनका सेम है, ये यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये एक्सिस है, ठीक है, ये इधर पड़ रहा है, ये इधर पड़ रहा है, मतलब एक बक्सा है, एक बक्से पे यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ से फोर्स लगा रहा है, इक्वल वेक्टर्स है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो बट स्टिल इक्वल वेक्टर्स, रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, जहां से वो, जहां जिस पॉइंट पे लग रहा है। अब आपके पास क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने उसी तरह विजुअलाइज करना है, कॉन्सेप्चुअली इसको कर लेना है सॉल्व, कुछ भी मुश्किल नहीं होना इंशाल्लाह। द पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन्स एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू पॉइंट्स। ए वेक्टर कहता है 2 3 4, बी वेक्टर 5 6 7। अब ये आपके एमसीक्यूज है ना सारे, इसमें आपको छेड़ेगा, आप तंग हो गए कि ये क्या हो गया, तो आपको समझाना है, वेक्टर नया चैप्टर आया तो हम अच्छे से करेंगे। फ्रॉम एन ओरिजिन हो इन किलोमीटर एज शोन इन द फिगर, कहता है दो एरोप्लेन्स की पोजीशन ओरिजिन से दो वेक्टर से बताई गई है। पोजीशन वेक्टर जो पोजीशन बताता है। अच्छा, मतलब ये मेरे पास एक एरोप्लेन ऐसे है, ये ए वेक्टर, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। ये फिगर तो बाद में बनाई है हेड टू टेल रूल करके, इससे पहले की भी फिगर है एक, ए वेक्टर ऐसे, एक एरोप्लेन यहां पे होगा, ठीक है। और उसका अब देखो ना, अब वो क्या दे रहा है, ए वेक्टर क्या दे रहा है, 2 3 4, मतलब 2 3 4, टू के साथ आई जे के सीक्वेंस में लगाओ। ये क्या मतलब है इसका, आई जे के का, इसका मतलब ये है कि 2 यूनिट्स आगे भी मूव किया हुआ है वो ओरिजिन से, 3 यूनिट्स ऊपर भी, एंड 4 यूनिट्स जेड एक्सिस के लोग भी। ये जेड एक्सिस क्या है, जेड एक्सिस क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास इसका क्या मतलब है कि 2 यूनिट्स आई, 3 यूनिट्स जे, एंड 4 यूनिट्स के। ये देखो, सपोज करो ये आपके सामने दीवार है, ओके, ये आपके सामने एक्स एक्सिस खींचे, ये वाई एक्सिस, एंड ये जेड एक्सिस आपकी तरफ, जेड एक्सिस। ये एरोप्लेन की पोजीशन वो यहां पे नहीं लगा हुआ, एरोप्लेन कहीं बीच में है, यहाँ पे, ये यहाँ पे है कहीं पे, यहाँ पे होगा कहीं पे। अब वो आगे को भी है, देखो ना आगे को डिस्टेंस है ना, यहाँ से देखो आगे को भी है, ऊपर भी गया हुआ है, एंड आपकी तरफ भी आया हुआ है। अगर यहाँ पे होता तो के वाला यूनिट वेक्टर का लगता, वो जीरो होता, वो आता ही ना, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता। अब क्या है, ए वेक्टर एक एरोप्लेन, अभी दूसरा क्वेश्चन में दूसरा एरोप्लेन दिया हुआ है इसी तरह, वो शायद यहाँ पे हो, अपनी मर्जी उसको। समझ आई क्या मतलब है उसका, कोई 2i + 3j + 4 के का। अब ये उसने दी हुई थी एक एरोप्लेन की ए वेक्टर से, दूसरे एरोप्लेन की ओरिजिन से, फ्रॉम एन ओरिजिन,
ये ओरिजिन है ना, ठीक है। दी है उसने दूसरे एरोप्लेन की 5 6 7, मतलब आगे भी ज्यादा गया हुआ है, ऊपर भी ज्यादा गया हुआ है, और जेड एक्सिस आपकी तरफ भी ज्यादा आया हुआ है। दूसरा एरोप्लेन ये है। वो कहता है कि व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर्स, मतलब ये पोजीशन वेक्टर ए वाला, आर ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड भी बता, डायरेक्शन भी बता। ओके, पोजीशन वेक्टर उसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, क्या उसने बोला डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर? नो। तो हम ऐसा वेक्टर बनाएंगे जिसमें दोनों चीजें क्लियर हो, करेक्ट। ओके, अब कहता है कि दूसरे में कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स। ओके, मतलब अब देखो, अच्छा अब ये डायग्राम देख के ना सबसे बड़ी गलती आप करोगे, जो कॉन्सेप्ट को छोड़ के भागोगे, ये ले सर ये वाला ब्लू से बनाया है बाकी येलो से बनाया है, ये रिजल्टेंट है। भाई कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। मैं कह रहा हूं ए वेक्टर ये है, ये बी वेक्टर ये है, सही है, समझ आई? मतलब एक एरोप्लेन यहां पे है, एरोप्लेन बना देता हूं मैं, ये एरोप्लेन है, ठीक है, और दूसरा एरोप्लेन यहां पे है, सही है, ये लो। अच्छा, सबसे पहले तो निकालो इनके पोजीशन वेक्टर्स, मतलब ए वेक्टर पहले वाले एरोप्लेन का पोजीशन वेक्टर एंड दूसरे वाले का। तो सिंपल, उससे वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 2 3 4। अब अच्छा आप कहते हैं सर 3 के साथ आई भी तो कर सकते थे ना, अब नहीं मेंशन ना, तो आप सीक्वेंस आई जे के सीक्वेंस से चलोगे, 2 + 3 + 4 किलोमीटर है ना, किलोमीटर। ये लो, ये मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन डालनी है आई जे के। क्या आगे मैं इसका पोजीशन वेक्टर पूरा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, आर बी 5 i, मतलब 5 यूनिट्स एक्स की तरफ, मैग्नीट्यूड एक्स का भी दिया हुआ है, 6 मैग्नीट्यूड वाई एक्सिस की तरफ, एंड 7 मैग्नीट्यूड, मतलब 7 किलोमीटर किसकी तरफ, जेड एक्सिस की तरफ, किलोमीटर से आ गया साथ। कुछ मीटर लिख लिए। अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू एरोप्लेन्स, वो तो ये है, ये वाला, ऐसी है ना। अच्छा, अब देखो आपको इतना पता लग गया कि ये मेरे पास आर ए है, ये आर बी है। अच्छा, अब ये सारा एरोप्लेन मैं रिमूव करता हूं यहां से, ये लो, कर दिया, ये लो, सिंपल। अब देखना मैं करता क्या, ये मैं अगर निकाल लूं, इस वाले वेक्टर की लेंथ निकाल लूं, तो मुझे इन दोनों एरोप्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस पता लग जाएगा, जो उसने पूछा है, पता लग जाएगा। मतलब अब उसने ये वेक्टर्स देखो कैसे दिए हैं। अच्छा मुझे बताओ, इस पूरे में रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, बताओ। अब आप मुझे देख के बोलोगे ये वाला है या ये वाला है, कौन सा है, कौन सा, कैसे पता चलेगा? देखो कि जो पहला वेक्टर था ये टेल थी इसकी, ये देखो मैं बताता हूँ, ये टेल थी, येलो वाले वेक्टर की टेल ये, और दूसरे वाले वेक्टर जो है उसने अपनी टेल इसके हेड पे रखी है, मतलब ये दूसरा वेक्टर है, ये रिजल्टेंट नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट की टेल पहले वेक्टर की टेल पे होती है, आखिरी वेक्टर के हेड पे होती है, मतलब यहाँ पे आर बी रिजल्टेंट है, आर बी रिजल्टेंट। और वो फिर किसके वेक्टर सम के इक्वल होगा, आर ए प्लस, और ये मेरे पास क्या है बीच में, ये मुझे कैलकुलेशन चाहिए, सपोज करो मैं अभी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कह देता हूं, सही है। अब मैंने निकालना क्या है, मैंने ये निकालना है, कुछ मुश्किल अभी तक, कुछ मुश्किल अभी तक, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये निकालना है। अच्छा, अब यहाँ पे रिजल्टेंट ये है, वो आपसे एमसीक्यूज में ये पूछ सकता था, बल्कि बताओ रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, तो आपने ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कह देना था। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, अब ये आर बी, आर है उधर जाके माइनस हो जाएगा। याद करो मोशन एंड फोर्स के चैप्टर में आप बोलते थे कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, वो चेंज इन पोजीशन वेक्टर होती है, असल में वो ऐसे निकला था, तभी उसको चेंज बोलता था वो। आई समझ, आ गई समझ। अब आर बी क्या है, आर बी का पोजीशन वेक्टर ये है पहले, और वेक्टर है ना, वेक्टर पूरा, वेक्टर की वैल्यू डालो फिर पूरी, 5a 5i सॉरी +6j +7k, ये पूरे वेक्टर की वैल्यू डालनी है, क्योंकि वो उसका उसका सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस बीच में। अब आर ए की वैल्यू डालो पूरे की, 2i +3j
प्लस 4k। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ये आप शुरलियों की तरह किया करोगे आप सोल्व। अच्छा अब देखो 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस 2i और ये माइनस 3j माइनस क्यों आया, ये माइनस अब सबके साथ माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 4k। आई वाली सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लो। 5i माइनस 2j कितना होता है 3i, 6j माइनस 3j प्लस 7k माइनस 4k माइनस प्लस 3k, उनके ज्यादा बड़ी वैल्यू से प्लस है यहाँ पे। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर आया। अगर वो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बोलता तो आप ये आंसर लगा देते, लेकिन उसने क्या बोला है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड को कहते हैं, और लीनियर केस में होता है, लीनियर केस में, सर्कुलर केस में नहीं होता, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर केस में यहां से यहां तक गई बॉडी, ऐसे यहां तक, अब ये डिस्टेंस है कर्व, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है बिल्कुल सीधा उधर जाना। तो लीनियर पाथ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है। तो मैंने डिस्टेंस निकाल लेना, तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले, तो मैग्नीट्यूड लेना हो वेक्टर का, दो एरो डालो यहाँ पे, दो ऐसे, और क्या करो इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप मुझे बोलोगे सर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, नेगेटिव का सारा स्क्वायर करके पॉजिटिव ही आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गई, ओके करेक्ट। क्योंकि आप इन सब को छोड़ दो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना मैंने आपके लिए, इतना बस समझ गया, करेक्ट है। 9 9 और ये 9 कितना हो गया, 9 18 18 9 37 37। अब ये 37 अंडर रूट मेरे पास क्या है आंसर, 37 का स्क्वायर रूट लेना है अब हमने। मैं 37 को क्या ऐसे लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 से फिर 27 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर ये कट जाएगा, 3 अंडर रूट 3, क्या आंसर आ जाएगा बताओ मुझे, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, जबरदस्त हो गया। अब क्वेश्चन है द फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी, ये लो, ये बॉडी है, उस पे 10 न्यूटन की एंड 20 न्यूटन की फोर्स लगती है, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्टिवली विद एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली, मतलब 10 न्यूटन 30 डिग्री, 20 न्यूटन 60 डिग्री। अच्छा 30 डिग्री वाली पहले फोर्स बनाओ, ये लो, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, 30 डिग्री के साथ 10 न्यूटन वाली फोर्स, एंड इसको F1 कर लो, और इसी बॉडी पे दूसरी फोर्स भी लगा रहा है कोई बंदा, कोई और बंदा, 20 न्यूटन की फोर्स और 60 डिग्री के एंगल के साथ, 20 न्यूटन और ये F2 कर लो, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब ये दो फोर्सेस अलग अलग लग रही हैं, तो एक तो था ना कि एक ही फोर्स लगे, उसको आप कंपोनेंट्स में बना लेते हो कि इसका एक्स एक्सिस में क्या असर होगा, इस एक्सिस में क्या असर होगा। अब यहां पे अगर देखो, इसमें दो फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनेंगे, इसका भी बनेगा और ये इस वाली का भी बनेगा, तो पहले इनको प्लस कर लो फिर इनको प्लस कर लो, वो भी सिनेरियो है, वो भी सिनेरियो है, सारा समझाता हूँ, छोड़ दो अभी, लेकिन इसको मैं आप अपने तरीके से सॉल्व करवाऊंगा आपको। देखो दूसरे तरीके से भी आना चाहिए, बिकॉज वो भी कुछ केसेस में यूज होता है एंगल निकालने के लिए। अच्छा बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, उस सीक्वेंस चलते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स मतलब ऐसी कोई फोर्स किसी एंगल पे बना जो इन दो वेक्टर्स को रिप्लेस कर दे, एंड वो तरीका ये होता है, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है ना, तो वो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ऐसी है। अच्छा अब यहां पर पॉइंट है, F1 प्लस F2 तब यूज करते हैं अगर वो जो दो वेक्टर्स हैं जिनकी जगह तूने रिजल्टेंट लाना है उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो। मतलब कंपोनेंट्स थे ना, मतलब ये F1 थी सपोज, उसका कंपोनेंट बनता F1x F F1y। अब ये फोर्सेस कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना था मैंने इसके साथ, तो चलो कंपोनेंट्स के दरमियान 90 डिग्री एंगल था, मैं ये यूज कर सकता था। यहां पे मुझे बताओ
क्या एंगल, अब यहां पे देखो कंपोनेंट्स में ले सकता हूं मैं, इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। फिर मुझे क्या है, मुझे F1 के लिए लैदा करना पड़ेगा, F2 के लिए लैदा। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की? पहले मैं फिर वो आपको सारी समझ आ गई बात, उसको छोड़ दो चलो। ठीक है, अब यहां पे क्या है, वेक्टर्स दो अलग अलग हैं, तो उनके अपने अपने कंपोनेंट्स हैं। तो अब इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री तो नहीं है। अच्छा, मतलब एक वेक्टर 30 डिग्री पे है, एक वेक्टर 60 डिग्री पे है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, अब रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला याद रखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। ये थीटा क्या है, और ये तब यूज होता है जब वेक्टर चलो एक से ज्यादा हो लेकिन सिर्फ दो, ये दो वेक्टर्स के लिए यूज होता है। ये एंगल किसके दरमियान है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब F1 एंड F2। अब F1 F2 के दरमियान एंगल क्या है, यहाँ पे 60 डिग्री एक बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, एक बना रहा है 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ। तो बीच में 30 डिग्री नहीं हो गया एक दूसरे से दूर, ये इनके दरमियान का 30 डिग्री एंगल नहीं बच गया, 60 - 30। अच्छा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर मैं निकाल सकता हूं जो उसने पूछा है मेरे से क्वेश्चन में। ए स्क्वेयर क्या है, F1 का स्क्वेयर, करेक्ट। वो क्या है, 10 न्यूटन, 10 का स्क्वेयर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है यहाँ पे आपने, मैग्नीट्यूड का, ठीक है। एंड 20 का स्क्वायर लो, F2 का स्क्वायर प्लस 2। अब 10 20 मल्टीप्लाई भी होगा, cos 30, cos 30 क्या था, √3/2। मैंने आपको, एक मिनट, अच्छा ये समझ लग गई। अब ये यहां तक सोल्व कर लो, ये 2 कट जाएगा इसके साथ, 20 × 10 कितना होता है, 200। 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये 200 √3। 400 400 प्लस 100 500, 500 प्लस 200 √3, क्या ये √3, क्या ये रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, आ जाएगी। सही है। अब √3 का मैंने आपको बताया था आंसर होता है 1.7। तो 200 को 1.7 से मल्टीप्लाई करना है, 0.0 लगा दो और 1.7, कोई आंसर आएगा, ऐसी है। उसको 500 में प्लस करना, फिर अंडर रूट के नीचे ना कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर कोई रैंडम नंबर पकड़ के, मतलब 13 × 13, 14 × 14 चेक करना कि उस पूरी वैल्यू की जगह आप ऐसी कौन सी वैल्यू, इसका स्क्वायर लिखो और स्क्वायर को अंडर रूट से काट दो, और वो फिर वैल्यू वैल्यू आंसर आ जाएगा। इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ओके, अच्छा, निकल आएगा फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। समझ आ गई, समझ आई कि नहीं आई? अब अब देखो, ये जो था ना, अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मुझे एंगल यहाँ पे 90 डिग्री नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ना, वेक्टर्स दो थे, वेक्टर दो मुख्तलिफ थे, मुझे रिजल्टेंट निकालना था। ऐसी है, ऐसे ही है कि नहीं? अच्छा, अब देखो, मुझे सिर्फ ये बताओ, अगर मैंने टेन थीटा से रिजल्टेंट का निकालना हो एंगल, तो मुझे चाहिए उसी रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट, उसी रिजल्टेंट का एक्स कॉम्पोनेंट। क्या मेरे पास उसी रिजल्टेंट का वाई कॉम्पोनेंट है यहाँ पे? नहीं भाई, मेरे पास यहाँ पे F1 एंड F2 थे सिर्फ, और उसके दरमियान का एंगल मैंने 30 डिग्री निकाल लिया था, उससे मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया। लेकिन एंगल निकाल सकता हूं मैं, एंगल क्या था, मतलब इन दो वेक्टर्स को रिप्लेस करके कोई रिजल्टेंट आएगा ना, फॉर एग्जांपल ये आएगा, उसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई एंगल होगा, कि रिजल्टेंट चाहिए मुझे, तो एंगल भी तो चाहिए ना भाई, डायरेक्शन भी चाहिए मुझे। डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे टेन थीटा से निकालता हूं मैं वो। क्या मेरे पास उस रिजल्टेंट का जो अब आया है, कोई वेक्टर चलो आ गया, उसके कंपोनेंट्स तो होंगे ना अभी भी, कुछ उस रिजल्टेंट का हिस्सा एक्स एक्सिस पे इंफ्लुएंस डालेगा, कुछ वाई एक्सिस पे, थीटा नहीं निकल सकता इस मेथड से। अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये पूछा ना मैग्नीट्यूड, तो आप इससे निकाल लोगे, लेकिन अगर वो आपसे दोनों पूछता है ना, फिर आपको तरीका बदलना पड़ेगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जबरदस्त। अब दूसरा तरीका क्या है कि भाई देख, ये बक्सा है, ये बक्सा है, ये F1, ये F2, इसको हेड टू टेल रूल से ऐड कर रिजल्टेंट वाली डायग्राम बना, पहले सिंपल। तरीका चेक करना मेरा जरा, तरीका चेक करना।
ये देखो, अब ये F1 है एंड इसका 30 डिग्री का एंगल था, ये F2 है, इसका 60 डिग्री का एंगल था। पहले मैं बनाता हूं F1, ये लो, सही है। अब मैं बनाता हूं F2, लेकिन हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग मैं उसकी टेल इसके ऊपर रखूंगा। आ गई, आ गई। रिजल्टेंट बनाने के लिए जो मुझे निकालना है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर क्या पता साथ आगे देखो ना, एंड थीटा आल्सो, थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ट्विस्ट में लिखा हुआ है साथ। अब दूसरा तरीका लगना है, देखो लिखा है साथ मैंने सब कुछ। अच्छा, रिजल्टेंट निकालना है मैंने, ये लो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, पहले की टेल के साथ आखिरी के हेड के साथ हेड। अच्छा, ये F1, ये F2, ये रिजल्टेंट। मुझे बताओ F1 के कंपोनेंट्स बनेंगे? बनेंगे सर। एक एक्स एक्सिस के लो, एक वाई एक्सिस के लो, देखिए जाना, अभी देखिए जाना। मतलब क्या है, ये जो बक्सा था ना, अब F1 ना बना, F1 की जगह एक ऐसे लग रहा है F1x, उसी बक्से पे एक ऊपर को लग रहा है F1y। कॉन्सेप्चुअली लेके चलो उसको, कॉन्सेप्चुअली। देखो ना, कंपोनेंट्स थे ही वो, जो कंपोनेंट्स, मैंने रिजल्टेंट की जगह कंपोनेंट्स बना दिए उसके दो। देखो ना, या फिर आप दो कंपोनेंट्स की जगह रिजल्टेंट बना लो, या रिजल्टेंट की जगह दो कंपोनेंट्स बना लो। मैं बक्से पे है सारा कुछ, बक्से पे हो रहा है, बक्से भी फोर्स लग रही है सारी, जो मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा सारे बक्से पे लग रहे हैं। वो हेड टू टेल रूल की वजह से मैंने F2 को उठा के सिर्फ F1 के ऊपर रखा है, लग ये बक्से भी रहे हैं सारे। समझ आई बात की? अच्छा, अब देखो F1 वाला काम हो गया, अब F2 है। F2 के भी कंपोनेंट्स होंगे सर, ठीक है, एक ऐसे और एक ऊपर वाली डायरेक्शन में, जो उस बक्से को ऊपर लेके जाएगा। दो फोर्सेस उसको आगे भी लेके जा रही हैं, दोनों फोर्सेस उसको ऊपर भी लेके जा रही हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है, ना कॉन्सेप्चुअली। मतलब अब इसी बक्से पे एक F, एक मिनट गलत बन गया, अच्छे से बनाते हैं ना, F1x मतलब दूसरे वेक्टर का हॉरिजॉन्टल, और उसी वेक्टर का F2 का ऊपर भी लग रहा है F2y। अब देखो, अब देखो, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं और उसकी जगह मैं लिख दूं रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल, इसको प्लस करूं दोनों को, उसकी जगह लिख दूं रिजल्टेंट का वर्टिकल। अब इन दोनों की जगह, इन चारों की जगह, यहां पे दो की जगह एक रिजल्टेंट का वेक्टर आ जाएगा जो उसको रिप्लेस कर देगा, और यहां पे भी रिप्लेस कर देगा। अब ये कंपोनेंट्स आर वाई और आर एक्स निकल आए। तो याद करो, मैंने बोला था मुझे थीटा निकालने के लिए tan इनवर्स आर उसी रिजल्टेंट का, जिस रिजल्टेंट का तू थीटा निकाल रहा है, थीटा इज द रिजल्ट एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो उसी रिजल्टेंट का मुझे वर्टिकल कंपोनेंट और वो भी चाहिए होगा। ओए होए होए, बिल्कुल एग्जैक्टली, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डलता होता है इन वेक्टर्स का। अच्छा, हाँ, तो वो निकल आए ना, वो निकल आए। तुम मुझे बताओ क्या थीटा भी निकल आएगा कि नहीं? और मैं रिजल्टेंट फोर्स जो मैंने पिछले तरीके से निकाली थी, वो मैं रिजल्टेंट फोर्स अभी भी निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि अब इन कंपोनेंट्स की जगह मैं एक ऐसा वेक्टर बनाऊं जो इनको रिप्लेस कर दे। हाँ, अब मैं ऐसे कर सकता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू एग्जैक्टली प्लस आर एक्स प्लस आर वाई। अब मुझे वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, बिकॉज अब कंपोनेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। आई समझ के नहीं? अब तुमने प्रैक्टिस करनी है बस, अब तुमने प्रैक्टिस करनी है बस। अच्छा, सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले, सॉल्व तो किया ही नहीं सर जी, थ्योरेटिकली बता दिया, सॉल्व करवाता हूँ यार, कोई मसले कोई नहीं है। अच्छा देखो, मतलब आर एक्स निकाल ले, आर एक्स क्या था, F1 का x प्लस दूसरी फोर्स का भी x, आर वाई क्या था, F2x, और सॉरी F1x। ये इस तरह मैटर्स कंफ्यूज करते हैं, देखो ना, आपको चलो पता भी लग रहा है साथ साथ, फिर मैंने गलत लिख दिया, F2 का x, और सॉरी देखो फिर गलत लिख दिया, F1 का y
और उसी बक्से में जो दूसरी फोर्स ऊपर को लगा रही है F2 का वाई। जब कॉन्सेप्ट देखते हैं ना फिर आप सही करने लग जाते हो, रट्टा नहीं लगाना आपने इस चैप्टर का, कॉन्सेप्ट भी लेके चलना है आपने, आप सही करोगे सारे एमसीक्यूज। अच्छा, अब F1x क्या है, F2x क्या है, F1y क्या है, ये तो निकालना है। F1 पता है, तो F1x cos थीटा निकल आएगा। F1 सॉरी गलत लिख दिया ना मैंने, देखा कॉन्सेप्चुअली, देखा ना कॉन्सेप्चुअली कितना जरूरी होता है। F1 का x कंपोनेंट मतलब F1 cos थीटा, सही है, इसको हम कह सकते हैं F1x, ये F1x के इक्वल है। और F1 का y कंपोनेंट, देखो तुम्हारे सामने मैं गलतियां कर रहा हूं तुम, ताकि तुम्हें पता लगे, कॉन्सेप्ट लेके आ जाना तुमने, जब भी तुम गलती करने लगो कॉन्सेप्चुअली देखने लग जाना है। F1 sin थीटा इज इक्वल टू F1y, यही है ना। तो F1x निकालना है तूने, तो F1 cos थीटा कर, F1 कितना था 10 न्यूटन, तो 10, और इसने एंगल क्या बनाया हुआ है, थीटा, ये तूने लिया हुआ है ना, तभी तो मैंने इसको cos लिया नीचे वाले को, क्योंकि थीटा इसके साथ है। कॉन्सेप्ट लेके आओ, फिर कॉन्सेप्ट, थीटा क्या है 30 डिग्री, cos 30, 10 √3/2, ये निकल आएगा। कैलकुलेशन आपने करनी है, प्रैक्टिस आपने करनी है, कैलकुलेशन आपने स्ट्रॉन्ग करनी है, करवाने को मैं करवा सकता हूँ, और वो डिस्कशन वीडियो जब आपकी होंगी प्रैक्टिस की डिस्कशन, तो उसमें कैलकुलेशन मैं भी स्ट्रॉन्ग करा रहा हूँ, अभी आपने करनी नहीं तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा। अच्छा F1x निकल आया। अच्छा, अब F1y भी निकाल ले, अब F1 पे लगा हुआ है अगर तू, तो F1 का y भी निकाल ले। अब 30 ही डाल, लेकिन साइन के अंदर, तो 1/2 आ जाएगा, F1 10 है तो 5 आ जाएगा ये, तो यहाँ तू 5 डाल दे, सही है। और ये 2 यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 √3 आया है, सही है। अब F2 है ना ये वाला, इसको भी तोड़ दे इस कंपोनेंट में, इस तरह वो भी निकल आएगा। आंसर आ जाएगा कोई ना कोई, बताओ मुझे, आंसर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा सर, जबरदस्त आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो आंसर आया होगा RX, मतलब वो जो भी आंसर आया होगा तुम उसके साथ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, आई। जो RY के साथ आया होगा उसके साथ लगाओगे तुम J, ऐसी है। मैं कहता हूँ रिजल्टेंट लिख, वो होगा RX प्लस RY। अब हमने RX और RY की जगह एक ऐसा वेक्टर लेके आना है जो उसको रिप्लेस कर दे, मतलब उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। तो अब जो भी मैं लिखूंगा मैं I और J के साथ लिखूंगा, मतलब फॉर एग्जांपल R से कोई ना कोई वैल्यू आई होगी, सपोज करो X आई थी तो इसके साथ I, RY की सपोज करो Y आई थी उसके साथ J। ये वेक्टर अगर मैं पूछता तो ये आंसर निकल गया था। अगर वो मेरे से पूछता इसका मैग्नीट्यूड, अब तू सिर्फ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जो लिखा होगा उसका अंडर रूट ले ले, आंसर आ जाएगा। अब तुझे थीटा निकालना है, यही जो आंसर आया RX एंड RY का, ये जो मैग्नीट्यूड साथ लिखा होता है, आई के साथ जो लिखा होता है, वाई वाले को ऊपर लिख दे, सही है, मतलब RY को ऊपर लिख दे, RX को नीचे लिख दो, थीटा भी निकल आएगा, सही है, कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। वो कह रहा है दो फोर्सेस मतलब F1 एंड F2, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्या डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। सर ये कैसे पता चला, और भाई वो बोल नहीं रहा एंगल बिटवीन, सर लेकिन एंगल जीरो भी हो सकता है ना उन दोनों के दरमियान, मतलब वो दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे कंडीशन पढ़ना, अगर when the magnitude of the resultant, उन्हीं दो फोर्सेस की जगह अगर मैं कोई ऐसा रिजल्टेंट लेके आऊं कि उसका भी वही मैग्नीट्यूड हो भाई, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ दीज फोर्सेस, उन दोनों के मैग्नीट्यूड जैसा मैग्नीट्यूड हो, वाह ये कैसे हो सकता है, ये कैसे एंगल पे होगा। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में मिसाल दी थी, उसमें जो रिजल्टेंट था उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं आ रहा था उसके कंपोनेंट जैसा, लेकिन आ भी सकता है, लेकिन एक मखसूस एंगल पे, वो एंगल बता भाई कैसे निकालना है। देखो सिंपल चीज है, सिंपल 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 सिंपल, मैंने बोला कि दो फोर्स के दरमियान हमें एंगल नहीं ना पता, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूं, मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, लेकिन अच्छा तरीका मुझे कौन सा लग रहा है यहाँ पे, ये वाला, रिजल्टेंट फोर्स एक ले ले, उसी, मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करने लगा बोला, याद करो, ये वाला, दो फोर्सेस है ना, दो फोर्सेस, तो मैं ये वाला यूज कर सकता हूँ, और मुझे दोनों के दरमियान का एंगल भी नहीं पता, एंगल जीरो हुआ तो वो भी आ जाएगा, डिफरेंट हुआ तो वो भी आ जाएगा, सही है, कोई मसला नहीं ना। ये पता लगवाना मैंने थीटा, क्योंकि ये किसके दरमियान था, ये F1 एंड F2 के दरमियान था, याद आया। अच्छा, अब ये रिजल्टेंट है, F लिख दिया मैंने सिंपल, और A F1 उसका स्क्वायर, B F उसका स्क्वायर,
प्लस 2f1 f2 कोस थीटा। मुझे बताओ, वो आपको कह रहा है कि जो f1 है f2 है और रिजल्टेंट फोर्स उसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो f1 f2 क्यों लिख रहा है भाई? सीधा f रिजल्टेंट को भी f कर दे, उसको भी f कर दे, उसको भी f कर दे, इसको भी f कर दे, इसको भी f कर दे, सिंपल। अच्छा ये लो, अब एफ स्क्र प्लस एफ स्क्र 2f² प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय एफ, एफ के ऊपर स्क्वायर कोस थीटा, थीटा मैंने अभी भी निकालना है, मतलब अभी तक हुआ। अच्छा ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड निकालते हैं ना हम इस वाले फॉर्मूले से, तो सिंपल एफ लिख दो, सिंपल। ओके, अच्छा ये लो, अब ये आया मेरे पास, ऐसी है। क्या मैं इसमें से 2f² कॉमन ले सकता हूँ? 2f² कॉमन ले तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बच गया, लेकिन कोस थीटा साथ है तो कोस थीटा आ जाएगा, आ गया। दोनों साइड पे स्क्वायर ले, एफ स्क्वायर और इस अंडर मतलब इसका भी स्क्वायर ले ले, इसका भी स्क्वायर ले ले, ये स्क्वायर इस अंडर रूट पूरे को काट देगा, यहाँ पे 2f² 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, आ गया। अच्छा ये 2f² इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दे वहां जाके, f² डिवाइडेड बाय 2f² और 1 प्लस कोस थीटा अभी भी वैसी है, f² कटा है f² से, 1/2 बच गया, मतलब 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब तू कर कोस थीटा 1 को उधर जाके माइनस कर दे, 1/2 माइनस 1, ये क्या आएगा? 1/2 एलसीएम लेना, 2, 1 माइनस और ये 2, कितना आएगा? -1/2। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2। इसका लॉजिकल मतलब क्या है? किस एंगल का तू कोस ले कि आंसर -1/2 आए, इसका मतलब ये है, तो वो थीटा आ जाएगा। कॉस 1/2 कब आता था? कॉस 60 पे, लेकिन -1/2 आता है 120 डिग्री पे। मतलब अगर मैं f1 वेक्टर ऐसे लेता हूं ना, अगर ऐसे लेता हूं ये, और दूसरा वेक्टर ऐसे लेता हूं, इनके दरमियान में एंगल करता हूं 120 डिग्री, ये f1 है, ये f2 है, ठीक है, ये f2 है। इसको अब तू ऐड कर, इसको तू ऐड कर, कैसे करेगा? हेड टेल रूल, ये पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐसे, तो ये रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है, ये रिजल्टेंट बनेगा। तो ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इस मैग्नीट्यूड के बिल्कुल सेम होगा। आगे समझ? हाँ भी आगे समझ। अच्छा अब ना मेरे पास, अब ये क्वेश्चन सारा हो गया, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मेरे पास एक बक्सा है, उस पे एक फोर्स लगती है ऐसे को, एक 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 लगती है ऐसे को, ठीक है, एक लगती है कैसे लग गई ना सारी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, हाँ सारी लग गई हैं, ठीक है। अब इसको मैं दे देता हूँ ए वेक्टर, इसको मैं दे देता हूँ बी वेक्टर, बी वेक्टर, इसको मैं दे देता हूँ सी वेक्टर, इसको मैं दे देता हूँ डी वेक्टर, बक्से में लग रही है सारी, इसको मैं दे देता हूँ ई वेक्टर, इसको मैं दे देता हूँ, सारों को मैंने ऐड करना है, हेड टू टेल रूल। पहला वेक्टर मैंने उठाया ए, यहाँ पे मैं इसको मैंने ए को उसने सीधे वाले को उसने ए माना हुआ है, चलो कोई मसला नहीं, ए लिख दो इसको, ये लो ए लिख देते हैं, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी, ये डी, ये ए, ई, ये एफ। प्रैक्टिस करनी है कॉन्सेप्चुअली, कॉन्सेप्चुअली रट्टा नहीं लगाया करना। ए वेक्टर पहला बनाओ वेक्टर, ये बना लिया मैंने, ये लो बन गया, ये बन गया वेक्टर। दूसरा वेक्टर उसके, दूसरे वेक्टर की टेल उस पहले वेक्टर के हेड पे रख, तीसरे का भी ऐसे कर, चौथे का भी ऐसे कर, ये तो क्लोज शेप बन गई। रिजल्टेंट बनाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि रिजल्टेंट होता है पहला वेक्टर जो कि ए था उसकी टेल और आखिरी वेक्टर हेड, उसके दरमियान जगह ही नहीं बची, इसके दरमियान जब रिजल्टेंट के लिए जगह ही नहीं बची, तो मैं, अगर ये वेक्टर फोर्स का था तो मैं ये कह नहीं सकता कि इस पे नेट फोर्स 0 है। अगर वेक्टर्स क्लोज शेप बना लें तो उनका रिजल्टेंट की जगह ही नहीं है ना कोई, तो रिजल्टेंट क्या होता है? 0। एक ये चीज एमसीक्यू आ सकता था आपको। अच्छा
अब ये एमसीक्यू ना कैलकुलेटर के बगैर सोल्व नहीं होता, लेकिन मैंने आपको इसमें से कुछ बताना है, मकसद ये है उठाने का एमसीक्यू। अ शिप लीव्स अ पोर्ट, पोर्ट जहां पे सारी शिप्स होती हैं, एंड ट्रेवल्स 200 किलोमीटर। अब ये मैग्नीट्यूड बताया डिस्प्लेसमेंट का, उसी डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर का एंगल बता रहा है आगे, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या, सबसे पहले ये समझो, ये मेरे पास ये है, ये मेरे पास ना ऐसे बना हुआ है, चार रोड्स जा रही हैं, एक ऐसे जा रही है बिल्कुल सीधी, एक बिल्कुल पीछे, ये राउंड अबाउट है, और एक राइट को टर्न ले रही है और एक लेफ्ट को टर्न ले रही है। ऊपर यहाँ पे बादल है, नीचे यहाँ पे जमीन के अंदर धंसे हुए हैं हम। ये मेरे पास आसमान, ये मेरे पास जमीन, ठीक है। नॉर्थ आसमान है कि वो सीधी वाली सड़क वो है, नॉर्थ कहते हैं इसको, साउथ कहते हैं इसको, ईस्ट कहते हैं राइट वाली सड़क को, लेफ्ट वाली सड़क को कहते हैं वेस्ट। आसमान को नहीं कहते। वो कहता है कि देख शिप मूव की पोर्ट से, ये पोर्ट था सपोज, और 200 किलोमीटर चली, लेकिन किस डायरेक्शन पे चली भाई, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट की नॉर्थ वाली साइड की तरफ 30 डिग्री, मतलब ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, उस ईस्ट के 30 डिग्री, मतलब ऐसे। अब मैं इसको ना ऐसे बना लेता हूँ, ये लो, ये कर लेता हूँ, नॉर्थ ऐसे कर लेता हूँ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ईस्ट के 30 डिग्री शिप यहाँ पे, ये बोट 30 डिग्री। हाँ मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बन जाएगा, ये पहला वेक्टर था। फिर कहते हैं देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स 350 किलोमीटर इन अ डायरेक्शन 140 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब एक पोजीशन वेक्टर ये था, तो उसी शिप का, अब यहां से नहीं शुरू हो जाना भाई, आपने पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो ओरिजिन से रेफरेंस लेना है, बनाओ दोबारा पोर्ट, लेकिन हिसाब यहां से लगाना है, बिकॉज उसने क्या बोला है, देन इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स 350 किलोमीटर। चलो 350 किलोमीटर चलेगा, आगे कहीं भी चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, मुख्तलिफ जगह है, लेकिन किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी वो आपको क्लियर करता है। वो कहता है 140 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ये ईस्ट है, 90 तो ये था, 180 ये है, तो 140 किस तरह बन रहा होगा, मतलब शिप यहां से ऐसे जाएगी अब, और यहां पे आ जाएगी। अब ये वाली इसकी न्यू लोकेशन है, पोजीशन वेक्टर मैं यहां से बनाऊंगा ओरिजिन से, आई समझ। कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बाय द शिप। वो कहता है कि तू स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बता जो शिप यहां पे मूव करेगी। अच्छा अब यहां पे एक चीज है, जो 350 किलोमीटर है ना, इसका मतलब ये है कि उसने ये उस बोर्ड का बाद वाला सफर नहीं दिया, उसने ये पोजीशन वेक्टर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड बताया ओरिजिन से, पोर्ट से। समझ आई, उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आ गया 350, उसी की डायरेक्शन दी है जैसे इसकी दी थी। अब तूने ये निकालना है, मतलब ये तेरे पास ऐसे, ये ये है, ठीक है, और तूने ये निकालना है, ये पहला था पोजीशन वेक्टर उसका, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर उसका, दो लोकेशंस पे गया ना वो, जब हमने रिकॉर्ड किया, दो डिफरेंट लोकेशन रिकॉर्ड किए, और ये निकालना है, रिजल्टेंट क्या है, ये R1 प्लस डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो R2 माइनस R1 कर ले। अब तूने कॉन्सेप्चुअली करनी है, अब तू कहेगा सौरभ क्या करना है आगे, कॉन्सेप्ट फिर लेके आओ सारा जो मैंने समझाया है, और मैंने इस तरह एक सवाल करवाया और कॉन्सेप्चुअली अब तुमने आगे खुद करना है, अभी सोल्व करो, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है साथ। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताओ, ये आर वेक्टर है, बोल्ड किया हुआ है उसने, ठीक है, तभी उसने नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे उसने मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड डाल दिया है, तो उसने देखो ना यहाँ बोल्ड है, यहाँ उससे कम हल्का है, ये आपकी बुक की डायग्राम मैंने उठाई हुई है इक्वेशन, मैंने आपको करवाया हुआ, मैंने अभी आपको ऊपर करवाया था ना ऐसे, आर एक्स का वेक्टर प्लस आर वाई का वेक्टर, इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो आर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता,
ए उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और ये इसका ओके आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स। याद करो मैंने जो समझाया था, अगर दो वेक्टर्स हों तो उन दोनों वेक्टर्स का आप एक्स एक्स कंपोनेंट लोगे प्लस करोगे तो आर एक्स निकालोगे। तो क्या मैं इस इक्वेशन को अब ये एमसीक्यू में आपको दे सकता है, तो आपको ये इक्वेशंस बनाने आनी चाहिए। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है इस चैप्टर की आपने, मैं आपको पहले बता रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, वार्निंग दे रहा हूं। और प्रैक्टिस भी कैसे, टोटली कॉन्सेप्चुअली, कहीं नहीं जाता ये चैप्टर आपका, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड लेना है तो इस यूनिट वेक्टर को हटा दे बस, तो ए एक्स प्लस बी का मैग्नीट्यूड होगा। अब ये अब ए एक्स प्लस बी किसके इक्वल था, आर एक्स के। तो मैंने तो आपको ये बताया ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो आर एक्स का स्क्वायर ले ले प्लस आर वाई का स्क्वायर, लेकिन उसने आर एक्स को खोल के लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी एक्स। तो ये भी इक्वेशन आ सकती है, आनी चाहिए भाई आपको ये, ठीक है। ये देखो ये जो मैंने बताया था करेक्ट। और एंगल निकालने हैं तो टेन इन एंगल उसी का रिजल्टेंट का निकाले हो ना एंगल, तो उसी रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स का एंगल आना चाहिए, वाई ऊपर एक्स नीचे उसी का। अब आर वाई की जगह उसने बस वैल्यू लिख दी है ए वाई प्लस बी वाई, सारा मैंने करवाया हुआ है आपको, सही है ना। अब ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आज से ना कुछ चीजें हैं देख लो। वो कहता है कि ना, अच्छा वो कहता है कि ना एक वेक्टर लिया उसने, इन चारों में ना एक पहला फिगर है ए, ये बी, ये सी, ये डी, इन चारों में वो सिर्फ एक वेक्टर यूज कर रहा है आर, और उसके कंपोनेंट्स लेगा। वो कहता है अगर दोनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव देखो ना, ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होता है नेगेटिव एक्स, ये होता है पॉजिटिव वाई, ये होता है नेगेटिव वाई। अगर उसके दोनों कंपोनेंट्स एक पॉजिटिव एक्स एक पॉजिटिव वाई, अगर ये है तो जो रिजल्टेंट है ना, जो मैं इन दोनों कंपोनेंट्स की जगह बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल ये, उसका जो एंगल होगा ना हॉरिजॉन्टल के साथ होता है एंगल, ये आपको पता है tan थीटा के अंदर, वो क्या होगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। इस वाले को कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड, इसको कहते हैं थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज शुरू हो जाओ, इसको कहते हैं फोर्थ। सही है, मतलब ये देखो यहां पर ये आर एक्स, ये आर वाई, तो ये जो मेरे पास आया है थीटा आर, थीटा आर क्या है, रिजल्टेंट का हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल, वो किसके इक्वल है, वो थीटा के इक्वल है, जो उसने बनाया हुआ है रिजल्टेंट वेक्टर में, ठीक है, तो उसने बनाया हुआ है। अच्छा अब मैं कहता हूं देख आर एक्स नेगेटिव कर दे लेकिन आर वाई पॉजिटिव कर दे। आर एक्स नेगेटिव मतलब कॉम्पोनेंट आर एक्स वाला ऐसे बना, और वो तभी बनेगा ना अगर रिजल्टेंट ऐसे था, तो उसी डायरेक्शन में आप बनाते हो कॉम्पोनेंट्स, मैंने आपको लेक्चर में बताया है। और आर वाई बिल्कुल ऐसे ऊपर, अब आर वाई तो अभी भी पॉजिटिव है लेकिन आर एक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का उसी हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल, ये इसको हम कह रहे हैं थीटा आर, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा इस पूरे 180 डिग्री में से माइनस कर दे ये थीटा, ये वाला थीटा, थीटा थीटा यहाँ पे इसने इसके दरमियान लिया हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्स के दरमियान लिया हुआ है ये वाला थीटा। तो उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ये, तो मेरे पास ये वाला एंगल निकल आएगा जो रिजल्टेंट का एंगल है, जो tan थीटा के अंदर होता है, पता है ना। अच्छा, और वो रिजल्टेंट फिर अब किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सही है। और उसका एंगल कैसे निकालोगे, 180 डिग्री माइनस, तो ये आपको आने चाहिए, एमसीक्यूज में आ सकते हैं आपसे, ठीक है। अगर दोनों नेगेटिव हो, चलो नेगेटिव एक्स तो इधर है ये लो, अब y भी नेगेटिव में बन जाए, मतलब ये इस रिजल्टेंट इस क्वाड्रेंट में बना था असल में, सही है ना, तभी इसके कंपोनेंट्स हमने ऐसे बनाए। तो अब एंगल ये सारा का ऐसे 180 डिग्री प्लस थीटा, थीटा अब ये इसके साथ जो एंगल है, ओके। और अब ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा, इस तरह अब ये कर लो, अब ये खुद तुम सोचो ताकि तुम्हें पता हो, तुम्हारी तुम्हारी तुम भी अपना ब्रेन यूज करो अच्छी तरह, सही है। ये बच्चे चैप्टर था वेक्टर्स का, पहला लेक्चर था। दूसरा लेक्चर बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, वो यही आपकी बेस थी, अब यही बेस चलनी है आगे। कैसा लगा फिर, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं ये बताओ। इसे कहते नहीं चस आई है कि नहीं, आई है ना चस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।